हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूँ कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे। सर आज क्या एकदम स्टूडियो को तबाह करने के मूड में हो गया? बैट वैट लेकर के आयो, पता चले बजा दिया आपने कैमरा को भी और बजा दिया बोर्ड को भी और साथ ही साथ हमें भी बजा दिया अपने क्वेश्चन से। नहीं भाई, किसी को बजाने के मूड में नहीं है, किसी को तबाह करने के मूड में नहीं है। आज तुम्हारे देवू भैया भाई तुम्हें एक वन शॉट लेकर के आए हैं, एक और वन शॉट लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए। क्लास 8 साइंस का एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का जो तुम्हारा चैप्टर है। तुम बच्चे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे सर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, सर फोर्सेस एक्सप्लोर करना नहीं आ रहे हमें, तो हमको बताओ सर हम फोर्स कैसे लगाएं, क्योंकि पढ़ाई हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है। हम कैसे फोर्स लगाएं, हम कैसे फोर्सेस को एक्सप्लोर करें, इसके बारे में हमको बताओ। तो भाई तेरे प्यारे देवू भैया आ चुके हैं वन शॉट लेकर के तेरे पास इस चैप्टर का। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस चैप्टर का नाम क्लास 8 साइंस का वन शॉट रहने वाला है। वन शॉट बोले तो बेटा एक ही शॉट में, एक ही वीडियो के अंदर तेरे को पूरा का पूरा चैप्टर निपटा देंगे। अब तेरे को एक चीज की गारंटी मैं ले सकता हूं तेरी, ठीक है, कि ये अगर तू वीडियो पूरी देख लेगा, ये अगर तू पूरा वन शॉट देख लेगा, तो इस चैप्टर से तेरा कोई सा भी प्रश्न बनेगा, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे तेरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, बेटा तेरे हाथों से छूटेगा नहीं। पेपर में वो क्वेश्चन आएगा और तू उसको पूर्णतः बड़े अच्छे तरीके से भाई अटेम्प्ट कर लेगा, फुल में से फुल तू ले आएगा। लेकिन उसके लिए तेरे को एक काम करना पड़ेगा, इस लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा और नोट साथ साथ अच्छे से बनाने पड़ेंगे, ताकि जब तू पेपर के टाइम पे रिवाइज करे तो तेरे को भाई अच्छे से सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। और लेकिन मैं एक चीज की गारंटी नहीं ले सकता, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये जो लेक्चर होगा ये YouTube पे अवेलेबल सबसे छोटी ड्यूरेशन का लेक्चर होगा। मैं कभी भी छोटी ड्यूरेशन के लेक्चर्स प्रेफर नहीं करता, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि ड्यूरेशन मैटर नहीं करती। अब ऐसा भी नहीं है कि 5-5 घंटे लगा रहा हूं एक चैप्टर को पढ़ाने में, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने पास ये 2 घंटे के अंदर अंदर रहेगा, ये चीज गारंटेड है। बट भाई ये नहीं कहूंगा कि आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर निपट जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारे पास थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर हमको सारे के सारे अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो थोड़ा सा टाइम अपनी साइड से देना पड़ेगा, ठीक है भाई। टाइम तो देना ही पड़ता है यार, तभी तो चीज अपने को मिल पाती है। समझ रहा है ना, समझ रहा है, ठीक है भाई। चलो जी स्टार्ट करते हो। जो बच्चे मेरे को नहीं जानते, मैं हूं देवज्ञानी सर। मेरे प्यारे बच्चे मुझे क्या बुलाते हैं? देवू भैया के नाम से बुलाते हैं। भाई ये बैट तो यहाँ पर ऐसे सजा दिया मैंने कसम से, ठीक है भाई। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। आ जा भाई, छेती छेती करके स्टार्ट कर लेते हैं। ओके जी आए। ये क्या है सर, ये क्या लगा दिया सर आपने? आजा तेरे को फिल्म दिखाता हूँ, आज तेरे को जन्नत दिखाता हूँ। फिल्म दिखाएं, फिल्म दिखाएं, फिल्म दिखाएं। आ जाओ भैया, तुमको हम फिल्म दिखाएं। जे अपन ने चला दी फिल्म। अब ये कौन सी फिल्म है? ये क्रिश फिल्म का सीन है ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिश भाई साहब एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और प्रिया मैडम की पूरी टीम एक तरफ से फोर्स लगा रही है। ओरे भाई साहब, ओरे भाई, ओरे भाई। बहुत खुश हो रहा है, बड़ी हंसी आ रही है, हैं? सारी की सारी खुशी आज ही निकल जाएगी क्या? थोड़ा तो चैप्टर पढ़ने के टाइम पर भी खुश हो लियो, या सारी की सारी खुशी यही सीन को देख करके आ जाएगी तेरी? हैं सर अभी तो मेन सीन आया था, आपने यहीं पर पॉज कर दिया। बस तू यहीं पर पॉज हो रहा, तेरे लिए वही उसी चीज में लाभ है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को एक बात बता, कृष्ण भाई साहब हमारे जो कृष्णा भाई साहब थे, एक तरफ से कोई क्वांटिटी लगा रहे थे और प्रिया मैडम की पूरी टीम एक तरफ से क्वांटिटी लगा रही थी। कौन सी क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी भाई साहब? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर जोर लगाया जा रहा है, या तो पुल किया जा रहा है या फिर पुश किया जा रहा है। वो क्या होती है? हमारे पास होती है फोर्स, ठीक है। तो इसी फोर्स की क्वांटिटी के बारे में, इसी फोर्स की अबे रुक जाना, ये कैसे रुकेगा? इसी फोर्स की क्वांटिटी के बारे में बाबू अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आजा जी, फोर्स के बारे में जानते हैं एक एक करके। तो अपने पास सिंपली देख, जैसे यहां पर कुछ और एग्जांपल्स है। तुम में से अगर किसी ने एवेंजर्स की वाली फिल्म देखी हो, जो पहली एवेंजर्स की फिल्म थी, उसके अंदर क्या था? आयरन मैन भाई साहब, हमारे टोनी स्टार्क भाई साहब फोर्स लगा करके मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मिसाइल गिर रही होती है एनवाईसी पे, न्यूयॉर्क सिटी पे, वो भाई फोर्स लगा करके उसको स्पेस में भेज देते हैं, थैनोस की भाई शिप उड़ा देते हैं। कोहली भाई साहब हमारे बॉल आ रही होती है उनकी तरफ, बल्ला घुमाते हैं भाई और बॉल की डायरेक्शन चेंज। इसीलिए लाया हूं बल्ला मैं यहाँ पे, इसलिए लाया हूं। घुमा दूंगा मैं भी अपना बल्ला, ये लो बॉल भी है, घुमा दूंगा भाई। भाई लेकिन अगर बोर्ड वोर्ड टूट गया ना तो अभी आ जाएगा मेरे को थोड़ी देर में कॉल। सर एक ऐसा है कि आपको अपनी नौकरी से थोड़े से हाथ धोने पड़ेंगे ठीक है। तो ये अपन ने ले भाई, ठीक है। तो बॉल की डायरेक्शन कुछ और थी, मैंने फोर्स लगा के बॉल की डायरेक्शन कुछ और कर दी, ठीक है भाई साहब, ऐसा हो गया। और यहां पर और क्या एग्जांपल दे रखा है? पेन फाइट। भाई बचपन में सबने खेली है पेन फाइट। लब मारा, अब इसको मारूंगा नहीं भाई, टूट जाएगा, तुम समझा करो यार।
इतना ज्यादा अगर मैं भावनाओं में बह गया तो मैं अपनी नौकरी से भी बह जाऊंगा। ठीक है भाई, तो ऐसा है अपने पास। ठीक है, तो पेन फाइट के अंदर अपन फोर्स लगा रहे हैं, टोनी स्टार्क भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं, हमारे पास जो कोहली भाई साहब है वो भी फोर्स लगा रहे हैं। अब अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, अपन ने वीडियो भी देख ली, अपन को मजा आ गया कि फोर्स की फील पूरी आ चुकी है कि फोर्स असल में हमारे पास होता क्या है, ये चीज की फील अपने को आ चुकी है। अगर अपन को लिख के आना है पेपर में तो क्या लिखेंगे? सर मैडम हमको तो फोर्स की फील आ चुकी है, लिखने का क्या है? टोनी स्टार्क भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं, कोहली भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं, हम पेन फाइट में फोर्स लगा रहे हैं, बस यही लिख के आ जाएंगे। अच्छा, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर तेरे को। ठीक है, तो फोर्स को अगर अपने को किताबी भाषा में लिख के आना है, पेपर में डेफिनेशन आ जाएगी, तो क्या लिख कर आएंगे? फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल। हम क्या लिखेंगे बाबू? हम लिखेंगे कि फोर्स हमारे पास सिंपली क्या होता है? एक पुश होता है, पुश, या फिर एक पुल होता है, पुल। जैसे यहां पर तुम्हारे देवू भैया है, यहां तो सिंपली पुल होता है या फिर सिंपली पुश होता है। जैसे पढ़ाई का बोझ जो तुम्हारे सर पर है, उसके ऊपर तुम्हारे देवू भैया पुल और पुश करके उसको कम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो टूटने को रखा है पढ़ाई का बोझ। अगर अच्छे से मेरे वन शॉट देख लेगा, अच्छे से मुझसे पढ़ लेगा ना बेटा, तो ये पढ़ाई का बोझ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, बोझ नहीं रहेगा, फिर मजेदार लगने लगेगी तेरे को पढ़ाई, है ना भाई? तो ऐसा हो जाएगा। तो फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल दैट कैन चेंज द शेप, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की शेप, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की स्पीड, या फिर उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज कर सकता है। मतबल 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 यो के बोल दिया सर आपने। यहां तक तो समझ आ गया कि पुश होता है या पुल होता है। अभी जो बाकी की आगे चीजें लिखी है ना, 5 चीजें, एक, ये पूरा एक है, 2 3 4 5, ये क्या है? ये 5 जो मैंने चीजें लिखी हैं, ये 5 चीजें हैं मेरे पास, 5 इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता हूं तो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा उस फोर्स का। ऐसा नहीं कि मैंने फोर्स लगाया, मैंने ये फोर्स तेज लगाया यार, ये तो ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को फर्क पड़ा, तेज लगा मेरे को। मेरा 1 सेकंड के लिए, थोड़ी सी देर के लिए मेरे गाल की शेप चेंज हुई, मेरा गाल थोड़ा सा हिला, मोशन में आया, है ना? तो बेसिकली फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि फोर्स लग गया और लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जैसा था ऑब्जेक्ट अभी भी वैसा ही है ना, ऐसा नहीं होगा। फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट में इफेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। अगर वो रेस्ट पर है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट पर आ सकता है। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, जिनके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फोर्स हमारे पास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं भाई इसके बारे में। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जो बात हम जानते हैं, सारी की सारी क्वांटिटीज हमारे आसपास फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिक्स तो भाई फिजिकल क्वांटिटी के बिना अधूरी है, एंड साइंस का जो अपना चैप्टर है फिजिक्स को बिलोंग करता है। ठीक है, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मेरे को एक बार एक बच्चे ने बोला सर आप Q9 की तरह क्यों बनाते हो? यार मेरे को आदत है, ले अभी मैंने Q की तरह बना दिया। ठीक है भाई, तो फोर्स अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट हैज both the magnitude and the direction माने मतबल के है इसका। सर जी इसका मतबल के है? अब मान ले मेरे पास ये व्यक्ति है, यहाँ पे इसका नाम है देवज्ञानी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये यहाँ पर लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स। कितना फोर्स लगा रहा है? यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। न्यूटन, सर यहां पर भी न्यूटन आ गया, इसके सर पे सेब गिरा, ये अभी तक माना नहीं है, हर जगह पर आ जाता है। अरे भाई इसके सर पे सेब गिरा तभी तो फोर्स आया, समझता नहीं है तू, है ना भाई? यहां पर क्या हुआ? तेरे देबू भैया फोर्स लगा रहे हैं। कहां लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यानी कि फोर्स मेरे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेरे को डायरेक्शन तो देती ही है, डायरेक्शन तो देती ही है, और भाई मैग्नीट्यूड बाय ऑब्वियसली, मतलब मैग्नीट्यूड भी देगी ही देगी। मैग्नीट्यूड बोले तो 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने वैल्यू, वैल्यू कितनी है? मैंने कितना फोर्स लगाया? खली भाई साहब अगर यहां खड़े होते तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाते। तेरे पतले दुबले से देवू भैया यहां पर खड़े हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बस, है ना भाई? तो 10 न्यूटन क्या हुआ? वैल्यू हुई, मैग्नीट्यूड हुआ इस फोर्स का। भाई मसल देख रहे हो अपने भाई के? मसल बढ़िया है भाई, ये तो है। ठीक है, तो अपने पास 10 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है उस फोर्स की जो मैंने लगाया। एंड साथ ही साथ ये क्या है? ये इसकी डायरेक्शन है।
ये क्या है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इस फोर्स की डायरेक्शन है। तो फोर्स के पास डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके अलावा अगर मैं फोर्स के एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का, वो मेरे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। ओके बातचीत, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक बातचीत है, बातचीत एकदम बढ़िया है। फोर्स के बारे में चीजें पता चल गई, फोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। आजा भाई आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स हमारे पास क्या होता है, सिंपली पुश हो सकता है, पुल हो सकता है। तू क्या कर रहा है यहाँ पे, पुश कर रहा है दरवाजे को खोलने के लिए। अच्छा, ये चीज तुम्हारे साथ भी होती है, किसी मॉल वॉल में जाते हो, शीशे का दरवाजा होता है, उसके ऊपर लिखा भी होता है कि यहाँ पर अंदर जाने के लिए पुश करो, बाहर आने के लिए पुल करो, लेकिन फिर भी पुश के बजाय क्या करते हो, पुल करते हो। पढ़े लिखे गंवार है हम तो पुश लिखा है फिर भी वहां पे पुल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कई बार, मेरे साथ भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पुश हमारे पास क्या होगा, पुश कर दिया हमने दरवाजा खोलने के लिए। ठीक है, हम अगर वो वहां पर गए हैं, क्या कहते हैं, शॉपिंग मार्ट में गए, शॉपिंग करने गए हैं कहीं पर, है ना, रिलायंस मार्ट वगैरह में, तो वहां पर ट्रॉली को अपन क्या करते हैं, पुश करते हैं, ट्रॉली को पुश करके चला रहे होते हैं। फुटबॉल हमारे पास रेस्ट पर पड़ी है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन फुटबॉल पे क्या करेंगे, किक मारेंगे। मैंने क्या किया, किक मारा। सर नंगे पांव किक मारोगे? अरे भाई अभी नंगे पांव हूं यार मैं, कैसी बात कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्या करेंगे, फुटबॉल अभी तो रेस्ट पर है, मैंने उस पर पुश किया, पुश किया, पुश किया। पुश करते ही क्या हो जाएगा भाई, वो मोशन में आ जाएगी, उसके ऊपर मैंने फोर्स एक्सर्ट कर दिया, पुश कर दिया, पुश कर दिया, पुश कर दिया। सर इतना पुश पुश आप कर रहे हो, 3 इडियट्स का सीन याद आ गया, पुश मोना पुश, पुश मोना पुश। ठीक है, तो वहां पर भी पुश हो रहा था, सही बात है, वहां पर भी हो रहा था। ठीक है, पुल की अगर मैं बात करूं, तो पुल के केस में हमारे पास क्या होगा, ड्रॉअर अगर देखो खोलना है अपने स्टडी टेबल का, तो उसको पुल करता है, क्या करता है, पुल करता है। सिमिलरली गेट का केस भी यहां पर ले सकते हैं अपन, कोई से डोर का केस भी ले सकते हैं। डोर को अपन खोलने बंद करने के लिए क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या खोलने के लिए पुश कर रहे हैं, या बंद करने के लिए अपन उसको पुल भी कर सकते हैं। पुश पुल डोर के अंदर दोनों काम होते हैं। ठीक है, ड्रॉअर के अंदर अपने को भाई पुल करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मेरे को रबर बैंड को स्ट्रेच करना है, तो मैं उसको पुल कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, है ना। उसके अलावा यहां पर क्या है, अगर मेरे को भाई कुएं के अंदर से बाल्टी निकालनी है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, है ना भाई। ओके बातचीत है, आजा। अब देख, हमारे पास ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि ये रहा मेरा गाल और इस पर ये फोर्स है, ये फोर्स है, है? कुछ समझ नहीं आया सर, ये पल में जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, कुछ समझ नहीं आया सर, ये कैसे हो सकता है। गाल है आपका, ये फोर्स है। चल समझ, सुन मेरी बात, अब समझ आएगा। ये मेरा हाथ है, ये फोर्स है। सर अभी भी कुछ समझ नहीं आया सर, अभी भी जज्बात बदल गए एक ही पल में, कुछ समझ नहीं आया सर। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो अकेला मेरा हाथ हो, चाहे वो अकेला मेरा गाल हो, एक ऑब्जेक्ट कभी भी फोर्स नहीं लगा सकता। फोर्स हमेशा क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्शन होता है। क्या होता है, इंटरैक्शन। अरे बेटा वही इंटरैक्शन जो तेरा नहीं हो पा रहा तेरी क्रश के साथ, उसी इंटरैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास होता है रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन। मतलब कि मेरे पास ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये हुआ इन दोनों का इंटरैक्शन और ये लग गया फोर्स। ठीक है, ये लग गया फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स लगाने के लिए, फोर्स का फंडा समझाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने करने पड़ेगो इंटरैक्शन, इंटरैक्शन करने पड़ेगो। इंटरैक्शन बोले तो दो ऑब्जेक्ट्स को साथ में या तो टच कराना पड़ेगा या फिर बिना टच किए भी फोर्स लग सकता है। कैसे लगता है उसकी बात हम करेंगे, लेकिन बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर तू बोलेगी एक ऑब्जेक्ट है, ये लो जी फोर्स आ गया जी, फोर्स आ गया है कुछ भी ऐसे ही फोर्स आ गया, कुछ भी है फोर्स आ गया, फोर्स आ गया, नहीं नहीं नहीं। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा हाथ एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो कि होगा तेरा गाल। ठीक है, दोनों का इंटरैक्शन होगा और फोर्स का फंडा चमक जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे पास दो लेडीज लोग हैं, तो वो क्या कर रही है, गिद्दा पा रही है, किकली खेल रही है, किकली। किकली खेली है भाई तुमने कभी? अरे यार जगह कम है, एक तो यहाँ पे आगे आ जाता, रुको। किकली खेली है भाई तुमने कभी? ऐसे ऐसे करके किकली खेलते हैं, है ना भाई। अकेले तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन तुम इमेजिन कर लो कि मेरे साथ यहाँ पर कोई मोहतरमा है, किकली खेल रही है, क्योंकि मैं भी बड़े सालों से इमेजिन ही कर रहा हूँ, तुम भी इमेजिन ही कर लो। सेम केस है तुम्हारा और मेरा, एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भाई साहब है, इनके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, इस केस में पुल कर रहे हैं। बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के बीच में इंटरैक्शन है, तो फोर्स लग रहा है। यहां पर क्या है, पंजा लड़ाया जा रहा है, आर्म रेसलिंग, आर्म रेसलिंग। ये एक हाथ है, रुक जाओ, दूसरा हाथ भी मेरा ही आ रहा है, ये पेन गिर गया,
ये एक हाथ, ये एक हाथ, जीत गया। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाऊंगा, सुबह का टाइम है। ठीक है भाई, मतलब मैं अभी सुबह हूं, ठीक है ना, ऐसा हो रखा है। ठीक है जी, तो ऐसा अपने पास क्या है, इंटरैक्शन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स का, तब जाकर के फोर्स लग पा रहा है। ओके जी, तो समझ गए भाई, फोर्स हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एन इंटरैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर नोटिस किया जाए, जैसे मान ले मेरे पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों आपस में आके कोलाइड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो बेसिकली फोर्स को हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरैक्शन माना जाता है, भले ही दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो, लेकिन एक एक करके वो आपस में सबके सब इंटरैक्ट करेंगे, तो इसलिए दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्शन माना जाता है। ठीक है जी, ओके। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अब ये टॉपिक हो सकता है कुछ बच्चों की बुक में हो सकता है कुछ बच्चों की बुक में ना हो, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा कि जिन बच्चों की बुक में है, और ये टॉपिक अगर तुम पढ़ लोगे, तुम्हारा 9th क्लास का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा चमक जाएगा, उसमें तुमको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आजा भाई, पढ़ ले अपने देवू भैया से ये टॉपिक। आजा, ये अपने पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहां से लग रहा है एक फोर्स, यहां से लग रहा है एक फोर्स, यहां से भी फोर्स लग गया मेरे पास कितना, 10 न्यूटन का, यहां से भी फोर्स लग गया मेरे पास कितना, 10 न्यूटन का। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू मेरे पास, सारे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सर समझ नहीं आ रहा। अरे यार, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू। अब जैसे भाई, अब हम गरीब लोग हैं ना, गरीब लोगों के लिए क्या मतलब है, इसका वैल्यू है। ठीक है, अमीर लोग जैसे बोलते हैं ना, जैसे अगर मम्मी को बोलूं, अरे मम्मी भूख लग रही है, एक और चपाती दे दो, एक और रोटी दे दो, अब अमीर लोग क्या कहते हैं, हे मदर आई एम वेरी हंग्री, कैन आई प्लीज गेट एन एक्स्ट्रा चपाती, कैन आई प्लीज गेट एन एक्स्ट्रा व्हीट ब्रेड। अब चाहे तू व्हीट ब्रेड बोले, या तू चपाती बोले, या तू रोटी बोले, या भाई तू अपने पास फुल्का बोले, जो भी बोले, मतलब तो एक ही है। तो वैसे ही मैग्नीट्यूड का मतलब हमारे पास वैल्यू है, लेकिन अपने को पेपर में लिख के मैग्नीट्यूड आना है, क्योंकि वो किताबी भाषा है, मार्क्स उसी के मिलेंगे। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, वैल्यू होता है। तो 10 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मेरे पास ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। सर ये तो डांस स्टेप हो गया, डांस स्टेप हो गया सर, ये तो ऐसे एक डांस स्टेप था ना रेडी फिल्म में, है ना, नहीं वो अलग था, वो एक्शन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन यहां से, 10 न्यूटन यहां से, दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में बैलेंस हो रहे हैं। अब देखो बुक्स में लिखी होती है ये चीज, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। असल में ये हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन होती है। बैलेंस फोर्सेस कुछ नहीं होता, अनबैलेंस फोर्सेस कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज द कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस एंड कंडीशन ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। तो यहां पर क्या कंडीशन है, दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, जो इसके ऊपर नेट फोर्स, जो बचा कुचा फोर्स होगा जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा, वो क्या होगा, 0, क्योंकि यहां से फोर्स आया, ऑब्जेक्ट को लगा, अब मैं मूव कर पाऊंगा, लेकिन ससुरा यहां से भी फोर्स आ गया, तो दोनों फोर्सेस ने क्या किया, एक दूसरे को काट दिया, और ऑब्जेक्ट बेचारा बीच में ही फंसा रह गया, वहीं का वहीं पड़ा रह गया। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास हो जाता है, ये दोनों फोर्सेस क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, सो बोथ द फोर्सेस बैलेंस आउट ईच अदर, बोथ फोर्सेस बैलेंस आउट ईच अदर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, यहां पर हमारे पास नेट फोर्स जो होगा ऑब्जेक्ट पर, नेट फोर्स जो होगा ऑब्जेक्ट पर, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर ही रहता है, ऑब्जेक्ट स्टेज इन इट्स पोजीशन, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। या फिर अगर वो मूव भी कर रहा था, ऑलरेडी मूव कर रहा था, हमने उस पर यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस इक्वल है, कैंसिल आउट हो गए, तो पहले जैसा वो मूव कर रहा था वैसा ही अभी भी मूव करता रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां तो वो रेस्ट पर रह सकता है, और कंटिन्यूअस टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन, और कंटिन्यूअस टू मूव एज इट वॉज मूविंग अर्लियर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, और इस कंडीशन को हम बोलते क्या है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड
बैलेंस्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। सर इतना बैलेंस बैलेंस मत करो, मेरे को रोना आ जाएगा क्योंकि मैं बैलेंस बना नहीं पा रहा हूं अपनी पढ़ाई और अपनी मौज मस्ती के बीच में। बेटा तो बनाना पड़ेगा ना, मौज मस्ती को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। पूरा कम मत करियो, उम्र है तेरी मौज मस्ती की, पूरा कम कर देगा तो बेटा बच्चा किस बात का रहा फिर तू, है ना। तो मौज मस्ती को मारना मत अपने अंदर से, मौज मस्ती भाई होनी चाहिए इंसान के अंदर हमेशा, जिंदा रहो, है ना, जिंदा रखती है मौज मस्ती तुमको, ठीक है। लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत आवश्यक है। तुम्हें अपनी जीवन में कहीं तक पहुंचना है तो पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये होता है। और यहां पर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ है तुम्हारे प्यारे देवू भैया, देवू भैया ने लगा दिया यहां से फोर्स कितना, 10 न्यूटन का। एक तरफ से यहां पर तुम्हारे ब्रॉक लेसनर, भाई साहब ब्रॉक लेसनर पता है ना तुमको, एक रेसलर है बड़ा खतरनाक। चलो जॉन सीना ले लो, जॉन सीना सबको पता होगा, जॉन सीना हमारे पास हो, उसने लगा दिया भाई साहब इतना बड़ा फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगा दिया उसने, लगा दिया भाई यहां पे 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स। अब क्या होगा, देवू भैया क्या कहेंगे, पहले तो देवू भैया बड़ी चौड़ में गए, अरे जॉन सीना वॉन सीना, हमारे गांव में हमने बहुत सारे जॉन सीना देख लिए, ब्रॉक लेसनर देख लिए, रैंडी ऑर्टन देख लिए, रोमन रेंज देख लिए, अरे खली को भी संभाल लेंगे, आ तो जाए। अब लेकिन जैसे ही देवू भैया ने देखा कि देवू भैया तो लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, देवू भैया लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, और जॉन सीना लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स। देवू भैया ने क्या बोला, जॉन भैया कॉम्प्रो कर ले, कॉम्प्रो, सॉरी सॉरी मैं जाता हूं, ठीक है। तो ऐसा ही हाल हो जाएगा देवू भैया का। देवू भैया जो फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, उस 10 न्यूटन के फोर्स की क्या कोई औकात रह जाएगी 100 न्यूटन के फोर्स के आगे, अरे कोई औकात नहीं रहेगी। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, ये फोर्स कम पड़ जाएगा, ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो क्या ये बैलेंस आउट हो पाएंगे, क्या ये दोनों इक्वल हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों इक्वल भी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, दोनों फोर्सेस खुद को बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहां पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा, कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा। इस तरफ वाला फोर्स मेरे पास क्या है, 10 न्यूटन का है, इस तरफ वाला फोर्स मेरे पास 100 न्यूटन का है। तो जिस तरफ वाला फोर्स मेरे पास ज्यादा होगा, जिस तरफ वाला फोर्स मेरे पास ज्यादा है, वहां पर उस डायरेक्शन में मेरे पास होगा नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, 100 यहां से लग रहा है, 10 यहां से लग रहा है, तो 100 में से 10 कट जाएगा, 100 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन विच विल बी 90 न्यूटन। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आया, नेट फोर्स मेरे पास आ गया बाबू 90 न्यूटन का, 90 न्यूटन का। और 90 न्यूटन के फोर्स के साथ ये ऑब्जेक्ट अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और कैसे मूव किया, जॉन सीना भाई साहब की बदौलत मूव किया, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, द ऑब्जेक्ट starts moving because a net force acts on it, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लाग रहा है छोरे, कुछ ना कुछ नेट फोर्स लाग रहा है, ठीक है भाई। इसीलिए इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, या फिर दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कौन से फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस माने एक कम है एक ज्यादा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक कम है एक ज्यादा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और यहां पर क्या था, दोनों बैलेंस कर रहे थे, दोनों आपस में कट जा रहे थे, यहां पर कट नहीं रहे, यहां पर अपने पास नेट फोर्स है, वो कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। ऐसा अपने पास हो गया। 1 मिनट देना, इन्होंने एसी चला रखा है बड़े भयंकर तरीके से, भयंकर टेम्परेचर पे, तबियत हो जाएगी तुम्हारे देवू भैया की खराब, तो तुमको पढ़ाएगा कौन, है ना भाई। तो आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो ये बात थी अपने पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की। अगर किताबी भाषाओं की बात करूं तो मैंने तेरे को फंडा पूरा समझा दिया है। किताबी भाषा इसकी यहां पर लिखी है, बैलेंस फोर्सेस के केस में क्या होता है, नेट फोर्स मेरे पास 0 होता है, ऑलरेडी लिखवा दिया तेरे को। अनबैलेंस फोर्सेस के केस में नेट फोर्स 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो अपने पास ऑब्जेक्ट मूव करता है। नो चेंज इन मोशन, जैसा मोशन था, अगर रेस्ट पर था ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर रहेगा, नॉर्मल मूव कर रहा था तो वैसे ही मूव करता रहेगा। बैलेंस फोर्सेस में ऐसा होता है। अनबैलेंस फोर्सेस में उसकी मोशन की स्टेट में चेंज आता है, तो देयर इज चेंज इन मोशन अकर्स। पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, कुछ ना कुछ नेट फोर्स उसके ऊपर लगा तो वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट और मूव्स यूनिफॉर्मली, जैसा पहले वो कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का क्या मतलब है,
तेरी स्कूटी खड़ी है, नॉर्मल स्पीड से पहले चल रही है, फिर उसके ऊपर तूने फोर्स लगाया तो वो एक्सेलरेट कर गई ना, तूने उसको रेस दे दी, एक्सेलरेशन दे दी, एक्सेलरेट, है ना भाई, तो मूव कर गई। ओके ठीक है, तो एग्जांपल यहां पर क्या है, एक अपने पास टेबल पर बुक पड़ी है, वो नीचे फोर्स लगा रही है, टेबल उस पर फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो रहे हैं, दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो रहे हैं, तो बुक अपने पास रेस्ट पर ही पड़ी है। लेकिन किकिंग, है ना बाबू, तो यहां पर अपने पास किकिंग बॉल्स नहीं है, किकिंग अ बॉल है। ठीक है, तो अपने पास एग्जांपल यहां पर क्या है, अनबैलेंस फोर्स का बॉल अपने पास पड़ी हुई है, रेस्ट पर है, मैंने उसको किक कर दिया, मैंने उसको किक कर दिया। जैसे यहां पर मेरे पास क्या है, अगर रेस्ट पर ये बॉल पड़ी हुई है, अगर रेस्ट पर मेरे पास ये बॉल पड़ी हुई है, तो मैंने उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया कि यहां से इसके बाद कुछ ना कुछ फोर्स मैंने यहां पर कम लगाया, यहां से ज्यादा लगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा, तो ये क्या हो गई, मूव कर गई। बच गया भाई, स्टूडियो है, प्लेग्राउंड थोड़ी है, तुम्हारे देवू भैया तो एकदम चौड़ में खेले ही जा रहे हैं। तो भाई किकिंग अब बॉल में हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगा, वो मोशन में आ गया। ठीक है भाई, अब देख बैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या कर देते हैं, दे कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो शेप तो चेंज कर ही सकते हैं, पर हमारे पास क्या होता है, मोशन चेंज नहीं कर सकते। शेप कैसे चेंज कर सकते हैं सर, अगर नेट फोर्स हमारे पास जीरो, तो शेप कैसे चेंज हो रही है, जस्ट इमेजिन यहां से फोर्स लगा, यहां से फोर्स लगा, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल बोले तो ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज कर सकता है, जैसे 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 ये देख, दोनों तरफ से मैं इक्वल फोर्स लगाऊंगा, ये मेरे पास अभी रेस्ट पर है, अभी मेरे पास ये पेपर रेस्ट पर है, मैंने एक मिनट, मैंने दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाया, तो इस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो गई, लेकिन ये जहां पर था वहीं पर है अभी भी, ये था जिस पोजीशन पर अभी भी वहीं पर है, ये यहां पर बीच में था अभी भी वहीं पर है, अभी भी वहीं पर। अरे तू पेपर छोड़ यार, तेरे आगे लाइव एग्जांपल खड़ा है, मैं अपने मुंह पे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाऊंगा, मेरे मुंह की शेप चेंज हुई, शेप चेंज हो गई, मेरा पाउट बन गया, पाउट जो बनाती है ना तुम्हारी दीदियां सेल्फी लेते वक्त, है ना, तो पाउट मेरा बन गया, यहां पर मेरे मुंह की शेप यहां पर चेंज हो चुकी है, लेकिन मेरा मुंह जिस पोजीशन पर था, जहां पर मैं था अभी भी मैं वहीं पर हूं, मैं मूव नहीं किया, मैं रेस्ट पर था, रेस्ट पर हूं। ठीक है भाई, तो ऐसा मेरे पास हो गया। ठीक है, तो यहां पर अपने पास अपन क्या कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्सेस शेप तो चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, लेकिन उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके। अब अपने पास फॉलोइंग इफेक्ट्स, याद होगा तेरे को जब फोर्स की तेरे को डेफिनेशन बता रहा था, शुरू में तेरे को फोर्स के इफेक्ट्स मैंने बताए थे कि शेप और साइज चेंज हो जाएगा, मोशन चेंज हो सकता है, रेस्ट वाली स्टेट चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है ना, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होते हैं। एक एक करके तेरे को एग्जांपल्स के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूं क्या होगा। ठीक है, तो पहला अपने पास इफेक्ट क्या है, मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। सर स्टेशनरी कहां से आ गई, सर मैं गरीब आदमी हूं, मैं महंगी नोटबुक्स नहीं खरीद सकता स्टेशनरी से, मैं पेन भी सर 3 रुपए वाला यूज करता हूं, ट्राइमैक्स में यूज नहीं करता, बॉल पॉइंट पेन यूज करता हूं मैं तो। अरे स्टेशनरी ये एन के बाद ए है बेटा, जिस स्टेशनरी में एन के बाद ई आता है वो होती है वो वाली स्टेशनरी जहां से तू किताबें खरीदने जाता है, नोटबुक्स खरीदने जाता है, पेन खरीदने जाता है। इस स्टेशनरी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मेक अ रेस्ट ऑब्जेक्ट, रेस्ट है इसका मतलब, है ना, जो ऑब्जेक्ट अपने पास रेस्ट पर है, आराम कर रहा है, नोबिता है, और उसको क्या हो जाएगा, अपन मोशन में ले आएंगे, उस नोबिता को हम डेकीसुगी बना देंगे। ठीक है भाई, आलसी से उसको एकदम एनर्जेटिक बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास रेस्ट पर है, नोबिता बना हुआ है, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं ले आऊंगा मोशन में। कैसे ले आऊंगा, बॉल कहां गई मेरी, ये रही। ठीक है, तो ये रही मेरी बॉल, क्या है ये, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। क्या है बाबू, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, मोशन में ले आए, आ गया मोशन में ले आऊं, ये आ गया मोशन में, मैंने फोर्स लगाया और ये आ गया मोशन में। अरे इधर आ जाती ना यार, खुद ही बार बार चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल हो गया भाई, एक इफेक्ट हो गया, बेसिकली एग्जांपल नहीं इफेक्ट। ठीक है, कि अपन ने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया। दूसरा क्या है, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मैं मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करा सकता हूं, ये कैसे पॉसिबल है सर, देख ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ऊपर से लेकर नीचे तक मूव करता हुआ आएगा, मैं अपने इस हाथ से फोर्स लगाऊंगा और ये रुक जाएगा, रुक गया। ठीक है सर, ये फोर्स कैसा है, ये तो आपने पकड़ा है ना सर, हाँ एग्जैक्टली। लोगों को यही तो नहीं पता, बच्चे इस चीज में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो होल्ड करना हुआ है, इसमें फोर्स कहां लगा, मैंने फोर्स इस हाथ ने उस बॉल पर लगाया, उस ऑब्जेक्ट पर लगाया, तभी जाकर के वो पकड़ पाया उस ऑब्जेक्ट को। अगर ये फोर्स नहीं लगाता तो वो फिसल जाती,
तो वो फिसल जाती, तो वो रुकती थोड़ी इसके हाथ में, है ना। तो हाथ में रुकवाने के लिए, उसको रोकने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ा। तो ये यहां पर क्या कर रहा है, मूव करती हुई आई 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 आई, फोर्स लगाया और रोक दिया, ठीक है। तो यहां पर अपने पास दूसरा इसका इफेक्ट भी हो गया। ये पहला इफेक्ट था, ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा इफेक्ट क्या है, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब स्पीड कैसे दिखाऊं, ये देखो, ये देख, मेरे पास मेरा ये लैपटॉप है, इसको एज अ बेस यूज करते हैं, बेस, है ना। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहां पर पड़ा हुआ, ठीक है। अब ये धीरे धीरे स्पीड से मूव करेगा, मैं जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा ये तेज हो जाएगा। ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। ये मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और एकदम ये तेज मूव कर गया, ये एकदम तेज मूव कर गया। एक और बार करके दिखाता हूं, एक और बार करके दिखाता हूं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, ये फोर्स लगाया और एकदम तेज मूव कर गया, एकदम तेज मूव कर गया, है ना भाई। तो ये अपने पास हो रखा है। यार 1 मिनट रुकना, ये लाइट बंद है क्या, 1 सेकंड रुकना। अब थोड़ा गोरा ज्यादा लग रहा हूँ मैं, है ना लाइट बंद थी यहाँ वाली, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास बेसिकली ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कुछ स्पीड से मूव कर रहा है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया और तेज हो गई इसकी स्पीड, है ना। तो फोर्स लगाने से हमारे पास जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो भी हम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि बढ़ गई, सिर्फ जरूरी नहीं है कि बढ़ गई, फोर्स लगाने से हमारे पास स्पीड घट भी सकती है। तेरी स्कूटी चल रही है, तू गाड़ी चला रहा है, कुछ भी तेरा व्हीकल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तूने ब्रेक लगाए, ब्रेक ने क्या किया, पहियों के ऊपर फोर्स लगाया, पहियों के ऊपर फोर्स लगाया, और जैसे ही फोर्स लगाया तो क्या हुआ, साइकिल रुक जाती है ना, साइकिल की स्पीड घट जाती है ना। तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो अपने पास ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड अपने पास बेसिकली बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ले देकर के हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड हम ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा लें तो, ठीक है। सो चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। ये हो गया थर्ड इफेक्ट। चौथा इफेक्ट क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी। कैसे चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, आ जा भाई बल्ले भाई साहब, आप कहां हो, बल्ला भाई साहब आ जाओ, बल्ला भाई साहब, ठीक है। तो हमारे पास बुमराह भाई साहब क्या करेंगे, वहां से बॉल डालेंगे, कोहली भाई साहब यहां पर। सर ये बगल में ऐसे नहीं करते सर, आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता क्या, आता है थोड़ा बहुत, इतना तो पता है भाई, यहां से नहीं पकड़ते, हाथ से ऐसे पकड़ते हैं बैट को, लेकिन भाई बोर्ड है ना पीछे, थोड़ा बच के करना पड़ेगा। मैं यहां से ऐसे पकड़ू, ऐसे मारू, पीछे बोर्ड पे ही लग गई, कैसी बातें कर रहा है यार, रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं यार मैं, ठीक है। तो यहां से बॉल आएगी हमारे पास और हम बल्ले से फोर्स लगा करके, फोर्स लगा करके, फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, है ना। ये आई मेरे पास बॉल, भाई ये डेंजरस काम है, तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी, ये स्टूडियो तबाह हो जाएगा। एक बार वैसे ही मैं स्टूडियो के अंदर भाई कंबस्शन का एग्जांपल दिखा रहा था, वो होता है ना स्प्रे से, डीओ से लेकर के जो आग लगाते हैं, वो मैंने लगाई भाई, फायर अलार्म बज गया, बीच में क्लास बंद करनी पड़ गई तो तब से लेके मेरे यहाँ पर ऑफिस वाले मेरे को कहते हैं, सर आप किस दिन तबाही मचा दोगे, आप किस दिन तबाही मचा दोगे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा हो गया, मैंने क्या किया, बेसिकली बॉल यहां से आ रही थी, बल्ले से फोर्स लगाया और बॉल की डायरेक्शन चेंज करती। तो ऑब्जेक्ट की यहां पर क्या करते हैं अपन, फोर्स लगाने से डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए तुम्हारे पास एग्जांपल क्या होगा, तुम्हारे अपने देवू भैया, फोर्स लगाया, ये ले भाई, फोर्स लगाने से मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर रहा हूं, मैं अपने मुंह की शेप चेंज कर रहा हूं, ये देख शेप चेंज हो गई, शेप तो चेंज हो गई ना, शेप तो चेंज हो गई, ठीक है। तो शेप अपने पास चेंज हो गई, कैसे चेंज हो गई, फोर्स लगाने से चेंज हो गई। दाढ़ी नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक है भाई, ऐसा हो गया अपने पास, ओके जी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब अगर एक फोर्स हम एक ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं तो वो हमारे पास हो सकता है कि सिर्फ एक चेंज कॉज कर रहा है, एक इफेक्ट कॉज कर रहा है, या फिर हो सकता है एक से ज्यादा इफेक्ट्स भी कॉज कर सकता है। मतलब जैसे मैंने फोर्स लगाया तो हो सकता है सिर्फ शेप चेंज नहीं हो रही, शेप चेंज करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज हो रही है, हो सकता है उसके मल्टीपल इफेक्ट्स भी शो हो जाए फोर्स के, हो सकता है सिर्फ एक इफेक्ट शो हो, ठीक है। लेकिन एक तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमने फोर्स लगाया और एक भी इफेक्ट शो नहीं हुआ, ये कभी नहीं होगा, ठीक है जी। आजा भाई आगे बढ़ जाते हैं, ओके। क्वेश्चन आ गया, ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास फोर्स का, न्यूटन होता है, न्यूटन 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 न्यूटन, ऑप्शन सी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, इनमें से कौन सा फोर्स का इफेक्ट ही नहीं है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो होता है इफेक्ट। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी होता है इफेक्ट। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी होता है इफेक्ट। चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये नहीं होता। अरे क्या बात कर रहे हो, कलर चेंज होता है,
मैं एक बार अपनी क्रश को जाकर के मैंने बोला, हाय I 143 आई लव यू ही। उसने सर मेरे को इतनी तेज फोर्स लगाया, मेरा गाल पहले गोरा गोरा था, फिर एकदम लाल लाल हो गया सर, कलर चेंज होता है सर। अरे भाई वो तो इफेक्ट के बाद का इफेक्ट है, इफेक्ट के बाद का इफेक्ट। उसने बेसिकली तेरे को अगर फोर्स लगाया तो बेसिकली पहले क्या हुआ, तेरे शेप चेंज हुई ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हुई, ऑब्जेक्ट मोशन में आया, फिर उसके बाद का इफेक्ट है वो तो, है ना। तो वो फोर्स का नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। उससे तो कंफ्यूज मत हुई हो। तो हमारे पास ये होगा आंसर कि चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इफेक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट का। तो बेटा बच के रहना, ठीक है। ये बात है तुम्हारे देखो भैया तुमको इसलिए बताते हैं कि अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मत करना, सर क्यों आप एक्सपीरियंस हो ना, ऐसी बात नहीं है भाई, अपना टोरा अलग है। ठीक है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आजा बता दे। अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन अप्लाई फोर्स ऑन इटसेल्फ, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही खुद पर फोर्स लगा सकता है। फोर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, फोर्स सिर्फ तब पॉसिबल है जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपवर्ड, फोर्स हमेशा ऊपर लगता है। फोर्स हैज नो डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन नहीं होती। ये तेरा है होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर तुझे कमेंट सेक्शन में भर के मारना है, अच्छे से कमेंट सेक्शन में डाल दियो इसका आंसर, ठीक है भाई। चल, हाउ डज एन अप्लाइड फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं फोर्स लगा दूं एक ऑब्जेक्ट पर तो उसकी स्पीड कैसे चेंज कर सकता है। अब वो उसकी स्पीड बढ़ा भी सकता है, उसकी स्पीड घटा भी सकता है। तो अपने को दोनों केसेस यहां पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पर है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 0, ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, तो यहां पर तो क्या है, 0 से लेके उसकी कुछ ना कुछ स्पीड अब आ गई है, तो ऐसे उसकी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट is already moving and we apply force in the direction of motion ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, मैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो ऑब्जेक्ट मेरा और तेज हो जाएगा। ये देख मूव कर रहा है, फोर्स लगा दिया और तेज हो गया, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग एंड वी अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट इफ वी अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन opposite to that of the motion of the object, the speed decreases, तब जो होगा ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। देख मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तेज मूव कर रहा है, मैंने फोर्स लगा दिया, उसकी स्पीड थोड़ी सी धीरे हो गई, लेकिन वो मूव अभी भी करेगा। देख फिर से देख, तेज मूव कर रहा है, मैंने यहां से फोर्स लगाया, अब उसकी स्पीड थोड़ी धीरे हो गई, रोकने वाला एक फोर्स आ गया ना उसके पास, स्पीड धीरे हो गई, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा था, तो जाकर के उसकी स्पीड क्या हुई, धीमी हो गई। ओके जी, तो ये इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां पर लेकर आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके लेकर आऊंगा, डिफरेंशिएट वाले जो होंगे, ठीक है। आजा जी, ठीक है जी। अब बात करेंगे अपन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। फोर्स का जो फंडा था, 1 मिनट रुकियो, हाँ, तो फोर्स का जो हमारे पास फंडा था उसकी बात मैं अच्छे से कर चुका हूं। बेसिकली इस चैप्टर का जो ये वाला सेगमेंट था फोर्स वाला, उसके ऊपर इतना टाइम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो चमकाना बहुत जरूरी था। मतलब सर अगर तेरे को फोर्स ही क्लियर नहीं होगा कि फोर्स क्या है,
फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स हमारे पास लगता कैसे, क्या सिंगल ऑब्जेक्ट से लग जाता है, नहीं, इंटरैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स होता है ना। तो ये सारी जो बेसिक बेसिक बातें, अगर तुझे यही क्लियर नहीं होती ना तो तू आगे की चीज ही नहीं पढ़ पाता। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट तो दूर की बात है ना। तो अब एक एक करके अपन सारे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, छेती छेती करके आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जा, पानी पी लूं, इजाजत हो अगर तुम्हारी, नहीं भी होगी तो भी पी लूंगा। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की यदि मैं बात करूंगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है सर कि वो ना, मैं चाहता तो हूं कि मेरा और उसका थोड़ा सा कॉन्टैक्ट हो जाए, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट हो जाए सर, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है ना, हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं सिर्फ उसको दूर दूर से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से ही देखता रहता हूं बस, काश काश काश, है ना, तो वो हो जाता है। एक और एग्जांपल ले ले, तुम में से अगर किसी ने एवेंजर्स की फिल्म देखी हो, मार्वल यूनिवर्स देखा हो, है ना, तुमको पता होगा एक होते हैं उसके सुपर हीरो जिनका नाम होता है कैप्टन अमेरिका। क्या नाम होता है? कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जैसे अपने पास वो, हाँ, जादूगर नहीं है वो अपने पास ह्यूमन है। कैप्टन अमेरिका इज ह्यूमन, है ना। तो कैप्टन अमेरिका क्या है अपने पास, वो हाथ से फोर्स लगाता है। वो अपने पास या तो मुक्का मारेगा, टच करके मारेगा, या फिर वो अपनी शील्ड फेंक के मारेगा, उसकी शील्ड जाकर के टच होगी तो जाकर के अगले इंसान को, विलन को क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जिस फोर्स को लगाने के लिए हमको टच करना पड़ रहा है, हमको टच करना पड़ रहा है, जिस फोर्स को लगाने के लिए टच करना पड़ रहा है, तो हमारे पास कौन सा फोर्स होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और हमारे पास एक और है भाई मार्वल यूनिवर्स में, जिनका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज जिनका नाम है, अब ये है जादूगर, नाम के डॉक्टर है वैसे जादूगर है। ये क्या करते हैं, अपने हाथों को ऐसे घुमा फिरा करके भाई साहब कोई ना कोई जादू कर देते हैं और ऐसे करके मारते हैं, और भाई अगले इंसान की सिट्टी पिट्टी को अगला इंसान निलबट्टे सन्नाटा, है ना, ये हो जाता है। तो बिना छुए क्या क्या कहते हैं ये, कैप्टन अमेरिका क्या कहता है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कहता है, डोंट टच मी टच मी टच मी, है ना। तो कैप्टन अमेरिका जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है, वो कहता है जरा जरा टच मी टच मी टच मी। और डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, डोंट टच मी टच मी टच मी, है ना। तो ये खेल हो जाता है हमारे पास कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास क्या है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर होता है, थोड़ा टच करना हमारे पास रिक्वायर्ड है, तब जाके फोर्स लग पाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं है, बिना छुए फोर्स लग रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपने पास सिर्फ तब लग पाएगा जब ऑब्जेक्ट टच करेंगे एक दूसरे को। ये तब भी लग जाएगा जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे, कुछ ना कुछ दूरी पर ऑब्जेक्ट्स होंगे, तब भी ये फोर्स लग जाएगा। कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट वाला। एग्जांपल्स क्या है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के? फ्रिक्शन हो गया हमारे पास, मस्कुलर फोर्स हो गया, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसके, अभी के लिए ये हैं। वैसे हमारे पास कुछ और फोर्सेस भी होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, कोलिजन हो गया, और टेंशन हो गया। टेंशन सर ये कैसे कैसे फोर्सेस के नाम बता रहे हो? 9th क्लास में जाओगे ना, 9th में तो नहीं, आगे जाकर के बेसिकली पढ़ोगे, 11th 12th में भी हो सकता है इसमें से कुछ तुम पढ़ो। नॉर्मल फोर्स तुम नहीं पढ़ोगे 9th 10th में, टेंशन नहीं पढ़ोगे, स्प्रिंग फोर्स भी इनफैक्ट नहीं पढ़ोगे, है ना। तो ये कुछ फोर्सेस है जो कि तुम 11th 12th में जाकर के पढ़ोगे, लेकिन पढ़ लोगे अगर तुम्हारी साइंस रही तब तक तो। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी के लिए अपने को फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करूं तो एक हो गया ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब देख मेरी बात बड़े प्यार से सुनियो, बड़े ध्यान से सुनियो। एक फंडा है जो कि बच्चे 11th 12th क्लास में पहुंच जाते तब भी उनका क्लियर नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया था एक बार, बहुत पहले आया था जेई मेंस में। जेई मेंस जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम, ये पूछा था क्या फ्रिक्शन फोर्स होता है? 90% बच्चे हां होता है। ये पूछा जाए कि क्या हमारे पास ग्रेविटी फोर्स होता है, 90% बच्चे हां होता है। ये पूछा गया कि क्या हमारे पास मैग्नेटिज्म फोर्स होता है, 90% बच्चे हां होता है। गलत है, आंसर गलत है। क्यों गलत है? और हम तो हमेशा से पढ़ते हैं ग्रेविटी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है और हमें खींच लेती है, तो ग्रेविटी फोर्स ही तो हुआ। नहीं, पूरी तेरी बात तू नोटिस तो कर एक बार, ग्रेविटी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, तो ग्रेविटी एक फिनोमिना है, एक फिनोमिना है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी, वो फिनोमिना हमारे ऊपर जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटी एक फिनोमिना है, वो जो फोर्स लगाती है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिज्म एक फिनोमिना है, वो जो फोर्स लगाता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिनोमिना है, वो जो फोर्स लगाता है होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शन एक फिनोमिना है, वो जो फोर्स लगाता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आज के बाद ये बात क्लियर है। अगली बार तेरा जेईई मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा ना? हाँ सर कर लूंगा, आईआईटी दिल्ली जाऊंगा सर, अब तो मैं बड़ा है, आईआईटी दिल्ली जाएगा। ठीक है, आ जा भाई। तो मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, ये सारा मैंने किस लिए लिख रखा है, तुम्हें अगर नोट्स में लिखना है उसके लिए लिख रखा है। मैं तेरे को मस्कुलर फोर्स इसके बिना पढ़ा देता हूं। मस्कुलर फोर्स हमारे पास क्या है, मतलब मैं तेरे को फील दिलाया था, तेरे को नोट्स में लिखना, तो ये लिख सकता है बड़े अच्छे से। मस्कुलर फोर्स क्या है? जे है भाई। फ्लेक्स कर रहे हो क्या सर? हाँ भाई फ्लेक्स कर रहे हैं। तो मस्कुलर फोर्स हमारे पास इंसान लगा सकता है, जिनके पास मसल्स हैं। बेसिकली जिन ऑर्गेनिजम्स के पास हमारे पास मसल्स होते हैं, मस्कल्स, ठीक है, वो हमारे पास लगा सकते हैं मस्कुलर फोर्स। ये आ गया भाई साहब मेरे पास डंबल, ये आ गया मेरे पास 100 ग्राम का डंबल। अरे भाई साहब बड़ी तेज दर्द हो रहा है, मेरा बाइसेप का वर्कआउट हो गया है ना। ये आ गया मेरे पास बारबल, मेरी रॉड आ गई भाई, आजा वर्कआउट कर लेते हैं। ये ले भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। मैं इसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं, तब जाकर के क्या हो पा रहा है, तब जाकर के मैं इसको लिफ्ट कर पा रहा हूं, ऊपर लिफ्ट कर पा रहा हूं, मेरा बाइसेप का वर्कआउट हो पा रहा है ना भाई। तो ये मेरे पास बात है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर अपने मसल्स के द्वारा, अपने मसल्स के द्वारा, सिर्फ हाथ के मसल्स नहीं होते, ये मत सोच सिर्फ हाथ के सर करा तो हाथ का नहीं, ये ले गर्दन के भी मसल्स हैं, गर्दन के भी मसल्स हैं। मैंने हाथ के अंदर, मेरे पाम में ही मसल है, मस्कुलर फोर्स ही तो है, ये मस्कुलर फोर्स ही तो है। मैं लात मार रहा हूं एक फुटबॉल को, वो भी मस्कुलर फोर्स ही है। मैं अपने पैरों के मसल्स से फोर्स लगा रहा हूं फुटबॉल पर, है ना, सब मस्कुलर फोर्स ही है अपने पास, ये सारी चीजें। ठीक है, जो भी फोर्स हम खुद लगाते हैं टच करके, वो हमारे पास मस्कुलर फोर्स होता है। अब सिर्फ हमारी बात नहीं है, एनिमल्स भी लगा सकते हैं। अब जैसे बैलगाड़ी होती है, टांगा होता है, टांगा पता है ना, घोड़ा गाड़ी है ना, तो वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर एनिमल्स फोर्स लगा रहे हैं, अपने मसल फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं और हमको खींच रहे हैं। अरे बड़ा भारी आदमी है लेकिन खींच लेते हैं, कोई बात नहीं, चारा भी यही डालेगा, खाना भी यही खिलाएगा, है ना भाई। तो यही चीज है हमारे पास। मस्कुलर फोर्स सिर्फ इंसान नहीं लगाता, जानवर भी लगाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज कर सकता है एक ऑब्जेक्ट की शेप, पोजीशन या उसका मोशन भी। इट एक्ट्स ओनली व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूं। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये फोर्स लग रहा है, मसल जब एक्सपैंड करेंगे तब ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स हमारे पास सिर्फ तब लग सकता है जब एक ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करेंगे, सिर्फ तब ये फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, एग्जांपल इसके बतेरे बतेरे। लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, सर बहुत फोर्स लगता है, स्कूल बैग उठाने में तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है सर, क्या बताऊं मैं आपको, है ना। तो पुशिंग अ डेस्क, एक डेस्क को पुश करने में फोर्स लगता है। पुलिंग अ डोर, एक डोर को खोलने में फोर्स लगता है। पेडलिंग अ बाइसाइकिल में फोर्स लगता है। राइटिंग विद अ पेन में भी फोर्स लग रहा है। कैसे पॉसिबल है? मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं, तभी जाकर के मैं यहां पर लिख पा रहा हूं, तभी जाकर के मैं यहां पर लिख पा रहा हूं। मेरे हाथ से बोर्ड की तरफ पेन के द्वारा क्या लगाया जा रहा है, मेरे मसल्स के द्वारा पेन के जरिए बोर्ड पर मस्कुलर फोर्स लगाया जा रहा है, तभी जाकर के मैं यहां पर लिख पा रहा हूं। अगर मेरे फोर्स नहीं लगाता तो क्या होता, ये हो जाता। ठीक है, ये हो जाता, मैंने फोर्स नहीं लगाया, पिघल गया, पिघल गया। ठीक है, तो बेसिकली मेरा पेन टिक ही नहीं पाता, मैं अगर फोर्स लगा करके दबा दबा के लिखता नहीं। पेन से लिखने में भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा है, वो भी बताऊंगा क्या लग रहा है। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स एनिमल्स भी यूज करते हैं, बाय फॉर पुलिंग का कार्ट वगैरह, ये सारी चीजें मैंने तेरे को बता दी हैं। आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन हमारे पास कैसे लगता है? बेसिकली हमारे पास स्मूथ से स्मूथ सरफेस भी तू अगर ले लेगा, स्मूथ से स्मूथ सरफेस भी अगर तू ले लेगा, वो भी कुछ ना कुछ रफ होता है। तू अगर शीशा भी ले ले, शीशा इतना स्मूथ होता है, मक्खन जैसा एकदम, है ना, वो भी हमारे पास रफ होता है। उसका भी अगर तू माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेगा, जूम करके, तो तेरे को दिखेगा शीशा भी हमारे पास थोड़ा थोड़ा रफ सा है ना, ये चीज होती है। तो शीशे के ऊपर हमारे पास अगर हमने कोई सा ऑब्जेक्ट रख दिया है, कोई सा ऑब्जेक्ट रख दिया है, वो ऑब्जेक्ट यदि हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मेरे पास मूव कर रहा है। तो अगर मैं एक बॉल की बात करूं, एक बॉल को मैं मूव कराता रहूं, जैसे ये बॉल थोड़ी देर पहले मूव कर रही थी, लेकिन अभी ये यहां पर जमीन पर पड़ी हुई है। मैं तुमको दिखा तो सकता नहीं कैमरा उठा करके ऐसे, ठीक है, और यहां पर भी ऐसे कैसे ही दिखाऊंगा मैं, लेकिन तुम सोचो
कि बॉल जो तुम किक मारते हो एक पॉइंट पर जाकर के जमीन पर रुक जाती है ना, तो अगर बॉल फेंकता है वो एक पॉइंट पर जाकर के रुक जाती है। क्यों रुक रही है यार? बॉल तो स्फेरिकल है बेसिकली, उसको तो मूव करते रहना चाहिए, रोलिंग मोशन में रहना चाहिए हमेशा, लेकिन नहीं रहती। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो जमीन है वो उस पर क्या लगाती है? फ्रिक्शन लगाती है। जमीन का जो रफ सरफेस है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाता है, और फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन लगेगा, वो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा। अगर ये आगे मूव कर रहा है, इसका अगर मोशन आगे है, तो इसका जो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लग जाएगा यहां पे। ये क्या हो गया इसका? ये क्या हो गया? ये हो गया इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या लगता है? ऑपोजिट लगता है ऑब्जेक्ट के मोशन में। तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ऑपोजिज, जो ऑपोज करता है, जो उसके विरोध करता है, ऑपोजिज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट मतलब एक तो ये ऑब्जेक्ट का ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस, केड़ा सरफेस सर जी? केड़ा सरफेस? एक तो ये वाला सरफेस हो गया ऑब्जेक्ट का, और एक हमारे पास जमीन का ये वाला सरफेस हो गया। देख रहा है ये दोनों अपने पास जो सरफेसेस हैं, ये दोनों सरफेसेस जो है यहां पर अपने पास लग रहा है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों सरफेसेस के बीच में। ओके जी, तो अपने पास क्या होता है? इट एक्ट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑलरेडी बता दिया। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस माने कि सरफेस हमारे पास कितना रफ है, हाउ रफ इज द सरफेस, कि हमारे पास हाउ रफ इज द सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मतलब कि अपने पास सरफेस कितना रफ है, हाउ रफ इज द सरफेस। अब अगर तू कंक्रीट वाली रोड पे स्केटिंग करेगा तो नॉर्मल रोड पे तो भाई तू थोड़ा सा धीरे धीरे करेगा ना, तेरे भाई तेरे को बार बार फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि तू आगे मूव करता रहे। लेकिन उसी जगह पर अगर तू टाइल वाली जगह पे, टाइल्स लगे हुए हैं या बड़ा स्मूथ रोड है, मेरे पास टाइल्स वाला रोड है ना, तो वहां पर देखो ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, तेरे स्केट्स ऐसा लगेगा भाई मक्खन की तरह खुद ही मूव कर रहे हैं, तो स्किट पे स्किट मार रहा है भाई, कसम से तूने धूम मचा ले, चने चबा ले, निरमा से नहा ले, तूने भाई पूरी धूम मचा दी वहां पे, है ना। तो बेसिकली क्या है मतलब कि हमारे पास सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा उस पर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, हाउ रफ इज द सरफेस एंड द फोर्स प्रेसिंग देम टुगेदर। फोर्स प्रेसिंग देम टुगेदर, अगर तू ज्यादा फोर्स से प्रेस करेगा, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स से प्रेस करके मूव कर रहा है, बड़ी तेज तेज मूव कर रहा है, दबा दबा करके, तो क्या होगा? उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा ना, उसको मूव करने में दिक्कत होगी। अब जैसे मैं हूं, मैं ऐसे दबा दबा करके खुद को चल रहा हूं, तो मेरे ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, मैं आगे मूव आसानी से नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा हल्के हल्के तरीके से चल रहा हूं तो मेरे ऊपर फ्रिक्शन कम लग रहा है, मैं आसानी से मूव कर पा रहा हूं। तो फ्रिक्शन हमारे पास किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर भी, ऑब्जेक्ट के वेट पर बेसिकली, कि ऑब्जेक्ट कितना वेट, कितना ज्यादा नीचे वेट लगा रहा है, कितना ज्यादा दबा दबा करके खुद को चल रहा है। ठीक है, बेसिकली सिर्फ ये जान ले कि कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा लगा करके आगे चल रहा है। ठीक है, ओके जी, तो ये चीज अपने पास हो जाएगी। एग्जांपल्स क्या है? मूविंग बॉल फ्लोइंग डाउन टू द ग्राउंड, बनाई दिया वो एग्जांपल तो मैंने। डिफिकल्टी इन ड्रैगिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, अब हैवी ऑब्जेक्ट का क्या है? हैवी ऑब्जेक्ट का क्या सीन होता है सर? हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी बॉक्स जो है मेरे पास, इसका क्या है? वेट ज्यादा है, इसका वेट हैवी है। वेट हैवी है माने ये मूव दिक्कत करेगा मूव करने में। अब जैसे यहां पर मैं तेरे को एग्जांपल दिखा देता हूं, रुक थोड़ा सा, लेकिन मेरे को उसके लिए ना मामला थोड़ा साइड करना पड़ेगा। ये देख, ये मेरे पास यहां पर एक टेबल है, तेरे को दिख रहा है पता नहीं दिख रहा है, ये मेरे पास एक टेबल है, दिख रहा है? ये बड़ा भारी टेबल है। अब मेरे को अगर इसको मूव कराना है तो मेरे को बेसिकली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तब जाकर के मूव कर पा रहा है ना। इसको वापस रख देते हैं। इसको मूव कराने के लिए मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये भारी है, इसका वेट ज्यादा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। तो फ्रिक्शन हमारे पास दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इस पर कि सरफेस हमारा कितना रफ है, ज्यादा रफ सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन, और एक और कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ऑब्जेक्ट कितना फोर्स जमीन पर लगा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ज्यादा वेट लगा रहा है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर। और सिमिलरली मेरे पास एक यहां पर हल्का ऑब्जेक्ट आ गया, हल्का ऑब्जेक्ट, तुमको ये चेयर दिख पा रही है क्या? थोड़ी सी भी दिख रही है क्या? थोड़ी सी भी दिख रही है क्या? शैडो दिख रही है तुमको सिर्फ, है ना? शैडो दिख रही है। चलो मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ ऐसा करने का, ऊपर हो जाएगी क्या ये? एक मिनट रुक, हो गई, ऊपर हो गई, दिख रही है? अब दिख रही है थोड़ी सी? आप थोड़ा सा सर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना पार्ट तुमको,
ये चीज है ना, तो इस चीज से काम चला लो। ये देखो, ये अपने पास चेयर है, ये बड़ी आराम से मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है भाई? बड़ी आराम से, बड़ी आराम से, मक्खन, एकदम मक्खन की तरह मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि हल्की है, क्योंकि हल्की है, इसका वेट कम है। सरफेस तो दोनों सेम ही है, इसको भी मैं ऐसी जमीन पे घुमा रहा हूं, इसको भी उसी जमीन पे चला रहा हूं, लेकिन उसका क्या है, वेट कम है, वो कम फोर्स लगा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आसानी से मूव कर रही है, उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेरे पास दो चीजों पर डिपेंड कर गया, किस किस पर? रफनेस ऑफ द सरफेस, रफनेस ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा। ठीक है, दूसरी चीज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वेट पर। अब वेट असल में होता क्या है, ये चीज भी अपने को पढ़नी है। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बाद वेट का ही फंडा अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रेक्स जो लगाते हैं अपन, वो भी क्या करते हैं, बाइसाइकिल के टायर के ऊपर ब्रेक शूज जो होते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसका मोशन अपोज करते हैं। ठीक है, वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग, वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन फोर्स फुट एंड द ग्राउंड। अब देख, अपन मैं अगर चल पा रहा हूं, मैं चल क्यों पा रहा हूं? क्योंकि मेरी चप्पल और मेरी जो जमीन है, इनके बीच में फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो देख, मैं चल रहा हूं, मैं गिर जाता, स्लिप हो जाता ना, स्लिप हो जाता, फ्रिक्शन ही नहीं है मेरे को भाई। अगर मैं चल रहा हूं, ये देख, मेरी ये जमीन है, मेरे पैर है, मैं अगर चल रहा हूं तो मेरा पीछे स्लिपिंग की टेंडेंसी है, मेरे पैर की पीछे स्लिप होने की टेंडेंसी है, और आगे क्या है, आगे इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। सर आगे क्यों? आपने तो बोला अपोज करता है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा पैर तो पीछे स्लिप हो रहा है। कंफ्यूज मत हो, सुन ध्यान सुन, मैं मूव कर रहा हूं, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, मेरे को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो फ्रिक्शन नहीं लगता ना, तो मैं क्या, चलते चलते स्लिप हो जाता, चलते चलते स्लिप हो जाता। अगर सरफेस रफनेस ही नहीं होती सरफेस में, तो मैं चलते चलते स्लिप हो जाता ना। तो इसीलिए सरफेस के अंदर रफनेस है, सरफेस हमारे ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है, तभी जाके हम चल पाते हैं। ये बोर्ड, मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख क्यों पा रहा हूं? मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख इसलिए पा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो मेरा पेन लिखते लिखते क्या होता, ये हो जाता मेरे पेन के साथ, वास्ते का नाम उइया हो जाता मेरे पेन का। ठीक है, तो ये हो जाता, मेरा पेन एकदम स्लिप हो जाता। ओके बातचीत, ठीक है जी। तो बेसिकली पेन से अगर तेरे को लिखना है तो कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो मस्कुलर फोर्स जो तू लगा रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला हमारे पास एग्जांपल क्या है, पहला पार्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स माने मैग्नेट के साथ बचपन में सबने खेला है, मैग्नेट के साथ सब खेल रखे हैं, हम बहुत अच्छे जानते हैं। मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्या कहते हैं, अबे हट, बांस आ रही है तुझमें से, नहा कर नहीं आया, दूर जा मुझसे, है ना। तो ऐसा होता है हमारे पास, क्या कहता है, बेटा मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, मम्मी ने मना किया, जो लोग नहा के नहीं आते उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। जो साउथ वाला है साउथ वाले से बात नहीं करेगा, नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले से बात नहीं करेगा। क्या करेंगे, कहेंगे हम तो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, हम तो साउथ वाले हैं, हमको नॉर्थ वाले से प्यार करना है ना। तो ऐसा ही होगा। जो अनलाइक पोल्स होते हैं, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, वो आपस में उनका लगाव हो जाता है, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ और नॉर्थ है, वो क्या हो जाएंगे, हट, साउथ और साउथ है, हट, वो रिपेल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा अपने पास हो जाता है। अगर साउथ और नॉर्थ की बात करूं तो वो अट्रैक्ट होंगे, नॉर्थ और नॉर्थ जो कि हमारे पास क्या है, लाइक पोल्स हैं, वो रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन हो गया, जैसे कि निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना। मेटल्स वाला, जो मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेट से जाकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट के बीच का फोर्स हो सकता है, मैग्नेट और मैग्नेट के बीच का फोर्स हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये तो देख डेफिनेशन की बात हो गई। इट कैन कॉज अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, लाइक पोल्स जो होते हैं, लाइक पोल्स माने नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स माने नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी। इट एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये कुछ ना कुछ दूरी से ही लग जाता है, डिस्टेंस से ही लग जाता है, बिना टच किए। ये देख डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं हमको। चुंबकीय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमको एक्सपीरियंस होने लगेगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस से, बिना टच किए, बिना टच किए, है ना। तो ये क्या हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। एग्जाम्पल क्या है, दो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं आयरन नेल्स को, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है आयरन नेल्स को, तो बेसिकली डिस्टेंस से हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दो बार मैग्नेट आपस में रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर मैग्नेटिक कंपस
पिछला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक कंपास थी उसके अंदर, है ना, वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई थी। दूरी से टच थोड़ी हुआ था, कुछ टचिंग नहीं हुई थी। डोंट टच मी टच मी टच मी, कोई टचिंग नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी डिफ्लेक्शन हो रही थी नीडल में। नीडल अपने पास थर 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 कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, और क्या, है ना भाई, ये चीज है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स की ये बात हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब तुमने कभी नोटिस किया बचपन में जब बर्थडे पार्टी वगैरह होती थी, हम अपने माथे पर बलून रगड़ते थे, चिराग की तरह घिसते थे कि भैया इसके अंदर से जीनी निकलेगा, हम उससे विश मांगेंगे, प्रिया दिला दो है ना भाई। डोंट माइंड अगर कोई प्रिया नाम की हो यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बलून को अपने सर के ऊपर रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, वो चार्ज हो गया, वो चार्ज हो गया। अब मैं उसको दीवार पर लगाऊंगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हुआ मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे होता है वो सारी बातचीत, ये तो चलो आगे की बात है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट, हमारे ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट, हमारे आसपास का हर एक ऑब्जेक्ट चार्जेस से भरा हुआ है, चार्जेस से भरा हुआ है। अब देख, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल माने गुनगुने, ना ही पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर है, ना ही नेगेटिव चार्ज है, ऐसा बोलना गलत है। ऑब्जेक्ट का न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं और जितने उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, उनका नंबर इक्वल है। मतलब अगर 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हम उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बोल सकते हैं। लोगों को यही चीज समझ नहीं आती, वो समझते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब है वो अनचार्ज है, वो चार्ज है ही नहीं। अरे नहीं भाई, उसके अंदर चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपने पास वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा होता है। अब जैसा हमारे पास उसके अंदर होता है मैग्नेटिक फोर्स में, वैसा ही थोड़ा थोड़ा यहां पर भी होता है। यहां पर बेसिकली क्या है, सेम प्रजाति वाले, सेम जाति वाले, सेम जाति वाले, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अपने पास क्या है, उल्टी जाति वाले, मतलब अलग अलग जाति वाले, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जैसे अपने पास क्या हुए, पहले वाले दो क्या है, ये अपने पास हो गए लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, ये अपने पास क्या है, लाइक चार्जेस हैं। और नीचे वाले दो क्या हुए, ये हमारे पास हो गए अनलाइक चार्जेस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो लाइक चार्जेस होते हैं, सेम सेम, इनका भी वही केस है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमको सेम जाति के अंदर शादी नहीं करनी, हमको क्या करनी है, इंटरकास्ट मैरिज करनी है। अब एक है गांव के अंदर सरला, एक है गांव के अंदर मुकेश। सरला और मुकेश दोनों के दोनों एक ही जात को बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों एक ही कास्ट के हैं। वो क्या कहते हैं, नहीं, सरला कहती है हमने मुकेश नौ पसंद। मुकेश कहता तो तू कौन सी होर की परी है, हमने भी तू नौ पसंद, है ना, हम भी शादी नौ करेंगे। तो वो भी शादी नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, तो दोनों क्या है, एक ही जात को बिलोंग करते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज के हैं, ठीक है। अब सरला को मिल गया मनोज और मुकेश को मिल गई सुनीता, ठीक है। अब जो हमारे पास सरला को जो मिला मनोज, वो मनोज है दूसरी जाति का, वो है नेगेटिव चार्ज। और मुकेश को जो मिली सुनीता, वो भी है पॉजिटिव, वो है नेगेटिव चार्ज, वो भी दूसरी जाति की है। तो दोनों को क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही हमारे पास होता है चार्जेस के साथ भी, कि जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक हमारे पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम जाति, नेगेटिव नेगेटिव सेम जाति, क्या करेंगे, हमें तुमसे प्यार ना है, हमको तुमसे प्यार है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि भाई अलग अलग जाति है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरे चार्ज तू, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। तो यहां पर इनके मन में लड्डू फूटने लगेगा, जुबी डूबी पंपारा हो जाएगा इनका, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर लाइक चार्जेस की, सेम सेम चार्जेस हैं, तो वो क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अनलाइक चार्जेस की बात करूं, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो ऐसा खेल होता है इसके अंदर, मैग्नेटिक फोर्स जैसा ही है। ये वाला फोर्स भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारे पास अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर लिखी है हमारे पास, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी जो फोर्स लगाएगी ऑन अनदर चार्ज या अनचार्ज बॉडी, दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर, उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये हो गई हमारे पास की किताबी भाषा, जो अगर पेपर में आती हो तेरे को लिख के आनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक्ट करता है बिटवीन चार्ज बॉडीज और बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज, डेफिनेशन के अंदर ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस माने पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से। अनलाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं एक दूसरे के। आओ ना गले लगा लो ना ओ जाने जा, है ना, तो अट्रैक्ट करते हैं। इट एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से ही लग जाता है, देखिए दूर दूर है लेकिन इनके अंदर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस यानी कि इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल्स क्या क्या है? चार्ज्ड कोम्ब, हम क्या करते हैं, कोम्ब को अपने सर के ऊपर रगड़ करके उसके ऊपर अगर पेपर के पीसेस के पास ला दो, पेपर के पीसेस उसके ऊपर चिपक जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचपन से लेके करते आ रहे, जादू नहीं है कोई। बलून अपने सर पे रगड़ते हैं और वो दीवार के ऊपर चिपक जाता है, कोई जादू नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्ज बलून्स, दो सिमिलरली चार्ज बलून्स है, मान ले कि अपने पास सेम सेम बलून है, सिमिलरली चार्ज है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का लास्ट अपने पास ये टाइप है, लास्ट एग्जांपल है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये थोड़ा सा अलग है इनसे, ये इनसे थोड़ा सा अलग है, क्यों है? पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स की, भाई ये तुम्हारा सिलेबस के अंदर एक और टॉपिक बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, मैं नहीं हूं इसके पीछे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कौन है जिम्मेदार? ये व्यक्ति, ये व्यक्ति दिख रहा है तुमको यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा है, इसके सर के ऊपर सेब गिरा है, क्या नाम है इसका? न्यूटन भाई साहब, इसैक न्यूटन, इश्क न्यूटन, ठीक है, इसैक न्यूटन इनका नाम है। इनके बेसिकली सर पे सेब नहीं गिरा था, इनकी आंखों के आगे सेब गिरा था और उन्होंने देखा कि भाई ऐसा हो रहा है, ग्रेविटी का फिनोमेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फोर्स जो अपने पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, उनसे थोड़ा अलग है ये वाला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स था वो अट्रैक्टिव भी था, रिपल्सिव भी था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी था, रिपल्सिव भी था। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इट ऑलवेज एक्ट्स एज एन अट्रैक्टिव फोर्स, सदा अट्रैक्टिव, हमेशा 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 अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। अब तुमको लगेगा सर लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ी लग सकता है, धरती है, धरती हमको खींच रही है, धरती बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है, धरती और उस ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, सही है, तू सही सोच रहा है, लेकिन तू थोड़ा सा गलत भी सोच रहा है, थोड़ा सा गलत तू यहां सोच रहा है, तुझे लग रहा है कि सिर्फ धरती और ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, नहीं, मेरा ये मेरी घड़ी है और ये मेरा पेन है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, ये इसको कैच तो नहीं कर पा रही, अपनी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं कर रही? बिल्कुल सही बात है, नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स। धरती पर एग्जिस्ट करने वाले फोर्सेस में से वीकेस्ट फोर्स होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीक होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर होता है मैग्नेटिक फोर्स, एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई से भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, मास मतलब मास मतलब माल भरा हुआ है अंदर, कुछ ना कुछ मास है हमारे पास, वजन है हमारे पास, ये, ठीक है। वजन का मतलब वेट नहीं होता, वेट हमारे पास क्या होता है? फोर्स होता है, बात करेंगे इसकी। मास हमारे पास क्या है, कितना हमारे पास अंदर भरा हुआ है माल, हमारा वजन कितना है, ये चीज, ठीक है। सो इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है अपने पास, और हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। दो ऑब्जेक्ट्स, इसके पास मास है m1, इसके पास मास है m2, दोनों के बीच में क्या होगा? प्रेम संबंध होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कितना d डिस्टेंस है, दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, Fg होगा। अब Fg का फॉर्मूला आगे जाके तुम पढ़ोगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएगा तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तुम आगे जाके पढ़ोगे, कौन सी क्लास में? 11th क्लास में, तो ये तेरे को पता चल जाएगा। ओके, तो इट एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करता है बीच में। इट इज द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, वीकेस्ट, जो मैंने तेरे को बात बताई वो यहां पर लिखी भी हुई है, ये हमारे पास वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स होता है। इसीलिए हमको नोटिस नहीं होता कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स है तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वीकेस्ट फोर्स है, बड़ा चिंदी सा फोर्स है, इसलिए नोटिसेबल नहीं होता, ठीक है। बट एक्ट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बड़े लंबे लंबे डिस्टेंसेस पर भी लग जाता है, ठीक है। तभी तो हमारे पास क्या है? मून जो है, मून धरती के अराउंड रिवॉल्व क्यों करता है? धरती सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों करती है? क्योंकि सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है धरती पे, उसको मजबूर कर देता है अपने आसपास 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 घूमने के लिए। जैसे तेरी क्रश तेरे ऊपर लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके आसपास ही तो घूमता रहता है। बड़ा आया, पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है। जाकिर भाई साहब बोल के गए, बड़े पते की बात, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एप्पल हमारे पास गिर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, उड़ क्यों नहीं गया? क्योंकि धरती उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इसलिए धरती की तरफ खींचा जाने के लिए वो मजबूर हो गया, इसीलिए ऊपर नहीं उड़ा, ठीक है। द अर्थ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सन, अर्थ अट्रैक्ट नहीं, द अर्थ अट्रैक्टिंग अस, अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है और हम अर्थ के ऊपर चल पा रहे हैं, कीपिंग अस ऑन इट्स सरफेस, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून हमारे पास अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है,
ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास कहानी हो गई किसकी। अब जैसे सैटेलाइट का तुमको किस्सा बताऊं, यहाँ पे फोटो बनी हुई है इसलिए याद आ गया। सैटेलाइट्स क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, सैटेलाइट को पहले एक लॉन्चर के साथ, एक रॉकेट के साथ अटैच करते हैं। जो भी हमारे पास जो इसरो नासा वगैरह वाले होते हैं, वो बेसिकली उसको अटैच करते हैं एक लॉन्चर के साथ, तगड़ी वेलोसिटी के साथ, तगड़ी स्पीड के साथ उसको लॉन्च करते हैं, रॉकेट के साथ लेके जाते हैं। इतना फ्यूल उसके अंदर होता है कि वो एक ऑर्बिट के अंदर स्पेस तक वो पहुंच जाए। फिर वो लॉन्चर जो होता है, जो हमारे पास रॉकेट होता है, वो ब्रेक कर जाता है, वो निकल जाता है, उससे डिटैच हो जाता है सैटेलाइट से, और फिर वो स्पेस में ही कहीं ना कहीं रह जाता है। और हमारे पास जो सैटेलाइट होती है वो अब ऑर्बिट में पहुंच चुकी है, स्पेस में पहुंच चुकी है, वापस धरती तक नहीं आई क्योंकि एटमॉस्फेयर को ओवरकम कर गई। लेकिन अभी भी धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको पकड़े हुए है। तो अब वो क्या कर रही है, धरती के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब हमारे पास जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, आइडिया है, जो भी है हमारे पास, इन सब की क्या है, इन सब की क्या है, अपने पास सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस के अंदर है। वो सैटेलाइट्स क्या है, वो रिवॉल्व कर रही हैं, हमारे पास रिवॉल्व कर रही हैं स्पेस के अंदर। और जो भी हमारे पास सिग्नल होते हैं धरती से एक जगह है दूसरी जगह तक, वो कनेक्ट करती रहती है, यहां से बात करनी है, यहां तक करनी है, मेरे को यहां से बात करनी है, इस देश से इस देश में, ऐसे कनेक्ट होती रहती है। तो ये वर्क करता है हमारे पास। बेसिकली हमको सिर्फ इतना फोर्स ऑब्जेक्ट को देना है कि वो स्पेस तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद वो चाहे छूट भी जाए, उसका फ्यूल भी खत्म हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धरती उसको अपने आप घुमाती रहेगी अपने आसपास। कैसे घुमाती रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट ही पूछा है ना हमसे, हाँ नॉन कॉन्टैक्ट, बढ़िया। मस्कुलर फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, मस्कुलर फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बहुत सिंपल, इजीएस्ट, चिंदीएस्ट क्वेश्चन, चिंदीएस्ट हलवाएस्ट क्वेश्चन। ऑन विच सरफेस इज फ्रिक्शन मैक्सिमम, फ्रिक्शन मैक्सिमम किस सरफेस पे होता है, जो सरफेस हमारे पास बहुत रफ है, कंक्रीट है ना, पथरीला सरफेस, रफ सरफेस, ग्लास के ऊपर, आइस के ऊपर, पॉलिश्ड मार्बल के ऊपर, या रफ रोड के ऊपर। पॉलिश्ड मार्बल चिकना होता है, बर्फ हमारे पास चिकनी होती है, ग्लास हमारे पास चिकना होता है, रफ रोड हमारे पास चिकनी नहीं होती, रफ है, नाम में ही रफ है भाई, तो ऑप्शन डी होगा ना, इस पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो हमारे पास ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, ठीक है जी। इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड्स अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब देख, तेरे को ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं, लेकिन अगर तू ये समझ जाएगा तो तेरे को बड़ा मजा आ जाएगा, मेरे पास ये धरती है, ये सरफेस है बेसिकली, मान ले धरती है, ठीक है, अच्छे से बना देते हैं, धरती मैया है हमारी, है ना। तो ये धरती आ गई मेरे पास, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब तू ऊपर मान ले इस ऑब्जेक्ट को, या तो इसको यहीं पर पड़ा हुआ मान ले, यहीं पर धरती के सरफेस पर ही पड़ा हुआ मान ले। क्या ये m मास है, इसका मास कितना है, मास है इसका m। अब धरती इसके ऊपर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी नीचे की डायरेक्शन में, के सेंटर पर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। ये क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा Fg। किसके इक्वल होगा ये होगा mg के इक्वल, mg। सर m तो पता चल गया मास है, g क्या है, g देख अभी के लिए तू मान ले, क्योंकि ये चीज तू आगे जाकर के पढ़ेगा, अभी के लिए तो g मान ले क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी वैल्यू होती है अपने पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादा सरदर्दी मत कर, बस इतना जान ले mg है। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। मैंने लिख दी है बात, मैं हटा रहा हूं इस बात को। क्यों हटा रहा हूं, या फिर पढ़े रहने देता हूं, मैं तेरे को मेजर बात लिखवा देता हूं। फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का होगा मास, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का होगा मेरे पास मास, ये क्या है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट का मास। तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा, जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ज्यादा धरती उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही चीजें यहां पर लिखी हैं। ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया मतलब मैंने थ्रो नहीं किया, मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने थ्रो नहीं किया, मैंने बस उसको छोड़ दिया,
मैंने उसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वो नीचे की तरफ ही आता है हमेशा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। ऑलवेज फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा नीचे ही गिरता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको अगर हम ऊपर भेजें तो धीरे धीरे करके वो सेम पाथ के अलोंग ही वापस नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। उसको अगर अपन ऊपर भेजें तो इट कम्स बैक अलोंग द सेम पाथ के अलोंग नीचे भी आ जाएगा, है ना, नीचे भी आ जाएगा। ओके जी, ये होता है अपने पास। ग्रेविटी चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन क्या है, अभी रेस्ट पर है, मैं जैसे ही छोड़ूंगा उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई, फोर्स लगा उसके ऊपर, अभी रेस्ट पर है, मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है, ये चीज है। ओके, तो अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर क्या होता है, द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक गिरते हुए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज करती रहती है। तो खुद ही देखना, यहां पर 0 पे था, धीरे धीरे करके तेरे को फील होगा, धीरे धीरे करके क्या है, इंक्रीज हो गई स्पीड। तेरे हाथ पे गिरा तो तेरे को लगी थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि तेज स्पीड के साथ गिरा, तेज फोर्स लगाते हुए, है ना, तो बेसिकली उसकी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ गई। अब जैसे मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर फेंकते फेंकते इसकी हाईएस्ट पॉइंट तो पर स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर ये वापस नीचे आएगा तेज स्पीड के साथ, धीरे धीरे स्पीड कम हुई, फिर ये वापस नीचे आया, है ना। तो जस्ट इमेजिन कर, तेज स्पीड के साथ गया, धीरे 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 कम हुई कम हुई कम हुई, वापस तेज हो गई, ऐसे गिरा। ऐसे होता है ग्रेविटी का फंडा, ठीक है। सो मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। और एक और नाम बता रहा हूं तेरे को, याद रखियो, आगे काम आएगी बात। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल, ठीक है। ये तू आगे जाकर के पढ़ेगा, अभी तो नहीं पढ़ेगा तू, बट तेरे को आगे जाकर के पढ़ेगा, और तेरे देवू भैया ने तेरे को ऑलरेडी बता रखा होगा, तो तू आगे जाकर के अपने स्कूल के टीचर के आगे, अपने स्कूल के क्लासमेट्स के आगे फ्लेक्स कर पाएगा। देख ले भाई, मैं तो ये चीज 8th क्लास से ही जानता हूं, मेरे मास्टर ने मेरे को पढ़ाई थी, ठीक है, ये चीज है। तो वेट और मेजरमेंट क्या होती है, वेट की, वेट हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या क्या बात कर रहे हो सर, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता हूं, वो अलग बात है, मेरा वजन ज्यादा है तो वेइंग मशीन वजन ही शो नहीं करती, वजन नहीं है वो। इस चीज का पहली बात तो ध्यान रख, करेक्ट योरसेल्फ एट दिस पॉइंट, वो वजन नहीं है, जो तू वेइंग मशीन में देख रहा है वो तेरा मास है, ठीक है। जो तेरा वजन है जो नीचे लग रहा है वो क्या है, वेट है, वो हमारे पास फोर्स होता है, जिस फोर्स के साथ धरती तेरे को खींच रही है। मैं तेरे को एक चीज बताता हूं, मास, मास जो होता है वो है तेरा वजन। वजन वजन देख, हिंदी से तो कंफ्यूज और ज्यादा हो जाएंगे अगर रिलेट करेंगे, तो ऐसे सुन, मास क्या है, तेरे अंदर कितना माल भरा है, ये होगा केजीज में, तू जो मेजर करता है वो केजीज में आता है ना, तो बेसिकली वो तेरा मास है, 70 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 45 किलो, 40 किलो, जो भी है वो तेरा क्या है, केजी में जो आ रहा है वो मास है। वेट जो हमारे पास होता है, वेट हमारे पास आता है हमेशा न्यूटन में, न्यूटन में, और न्यूटन में हमारे पास क्या आता है, फोर्स आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो वेट होता है हमेशा वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कि कितने फोर्स के साथ धरती हमको अपनी तरफ खींच रही है, हम नीचे कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, कितना ज्यादा फोर्स वर्टिकली एक्सर्ट कर रहे हैं धरती के सरफेस पे, ये हमारे पास क्या होगा, हमारा वेट होगा, ठीक है। सो द फोर्स, जिस फोर्स के साथ धरती मैया हमको खींच रही है, एक ऑब्जेक्ट को खींच रही है टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसी चीज को अपन कहते हैं वेट। तो वेट हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स, क्या धरती हमारे पास हर ऑब्जेक्ट को इक्वल ही फोर्स के साथ पुश अपनी तरफ खींचती है, बता, क्या धरती हमारे पास हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ इक्वल फोर्स के साथ खींचती है। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, एक बुलडोजर है, मेरी चाची बुलडोजर आने वाली है ना, तो एक बुलडोजर है बड़ा भारी वजन का, बहुत ज्यादा मास है, धरती मैया क्या कहेंगी, वाह मजा आ जाएगा आज तो, ये तो बहुत भारी है, धरती इसको अपनी तरफ बड़ी तेज फोर्स की तरफ खींचेगी, ये बहुत भारी है, धरती चाहती है आजा भाई मेरे ऊपर अपना वजन डाल दे। एक है हल्का आदमी, एक है हमारे पास पतला सा अगरबत्ती जैसा आदमी, ठीक है, बहुत पतला, मास ही नहीं है ना, वो क्या होगा, इतना कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, धरती कहेगी ठीक है पतंगी उड़ा लेती हूं उससे बढ़िया, में बहुत कम फोर्स, बहुत कम फोर्स, है ना। तो जितना ज्यादा तेरा मास होगा, जितना ज्यादा तू समझ रहा है ना,
फैटी, जितना ज्यादा तू हेल्दी होगा, जितना ज्यादा तेरे अंदर मास होगा, जितना ज्यादा तुम्हारा मास होगा, उतने ज्यादा वेट के साथ, उतने ज्यादा फोर्स के साथ धरती तुम्हें खींचेगी, उतना ज्यादा तेरा वेट होगा। ठीक है, सो अर्थ डज नॉट पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद द सेम फोर्स, हर ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स के साथ पुश पुल नहीं करती है। हैवियर ऑब्जेक्ट्स माने मास इज मोर, हैवियर ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, मास हमारे पास ज्यादा होता है, जिनका मास ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रेटर वेट एक्सपीरियंस करते हैं लाइटर ऑब्जेक्ट के मुकाबले, हल्के ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ठीक है, सो हेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लाइन क्या है, ये लाइन है ब्रह्मास्त्र। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बातचीत, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई ये क्या है, ये तुम्हारे डुग्गू भैया कहां से आ गए, और डुग्गू भैया लगता है पूरे गांव का खाना खा गए, ये क्या हो गया, और ये तो आदि भैया है। आदि भैया इतने कुपोषित कैसे हो गए, लगता है आप ही के पूरे गांव का खाना खा गए हमारे डुग्गू भैया। चलो वो चीजें रहने देते हैं, यहां पर हमारे डुग्गू भैया का मास क्या है, ज्यादा है, मास, हैवी मास, बहुत ज्यादा मास है हमारे पास, इनके पास मास बहुत ज्यादा है। और इनकी बात अगर करी जाए आदि भैया की, तो इनका जो मास है बहुत कम है, बहुत कम है आदि भैया का मास, है ना। तो यहां पर क्या है, मास कम है, तो नीचे जो धरती इनके ऊपर लगा रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती मैया लगा रही होंगी इनके ऊपर, वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर जो धरती मैया ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। और भाई ऐसा लग रहा है धरती पिचक जाएगी अभी इनके नीचे, तो है ना। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर मास ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, मास ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, वेट ज्यादा, मास कम, ग्रेविटेशनल फोर्स कम, वेट कम, खत्म खेल, खेल खत्म बेटा। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास क्या होता है, इसकी बात करते हैं। अब देख, वेइंग मशीन जब तू खड़ा होता है वेइंग मशीन के ऊपर, है ना, वेइंग मशीन तेरे को क्या बताती है, तेरा मास बताती है, उसके अंदर केजीज में लिखा होता है ना, ये बड़ा बड़ा बड़ा, अरे इतना मोटा हो गया क्या, मैं रुक गया है, कितना है, 100 केजी, इतना मोटा हो गया ना, अब मैं प्रिया को कैसे करूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, वो हमको केजी में वजन दिखाती है, क्या दिखाती है, केजी में वजन दिखाती है, यानी कि हमें अपना मास दिखाती है। अगर हमको फोर्स देखना है, हमको देखना है हमारा वेट कितना है, हमें धरती कितने ज्यादा फोर्स से खींच रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे स्प्रिंग बैलेंस नाम का इक्विपमेंट। लिख देता हूं मैं एक चीज यहां पे, कि अगर हमको हमारा मास मेजर करना है, मास क्या करना है, मेजर करना है, तो हम वेइंग मशीन जो होती है हमारी, वेइंग मशीन, उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, वो हमको मास बताती है, डिजिटल वेइंग मशीन जो होती है बेसिकली। ठीक है, अगर हमें वेट मेजर करना है, वेट या मैं कहूं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कह दूं, तो ये अगर हमको मेजर करना है, तो इसके अंदर क्या होगा, हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस यूज करेंगे, बूझे। ठीक है भाई, तो यहां पर बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, हमारे पास एक हुक होता है जिससे हम स्प्रिंग बैलेंस को कहीं पर भी टांग सकते हैं, और यहां पर जो हुक है ये वाला, इसके ऊपर क्या करेंगे, अपन एक ऑब्जेक्ट को लटका देंगे, ऑब्जेक्ट लटका देंगे, जिस ऑब्जेक्ट का हमको वजन फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर धरती मैया कितना फोर्स लगा रही है, कितने फोर्स से इसको खींच रही है, कितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है, इसका वेट कितना ज्यादा है। ठीक है, वो अपन देख लेंगे। अब यहां पर इसके अंदर दो लाइनें होती हैं, एक लाइन होती है हमारे पास ग्राम्स की, इस तरफ की ग्राम्स की, कि कितने ग्राम का है अपने पास ये ऑब्जेक्ट, ग्राम में हो सकता है, बड़े बड़े स्प्रिंग बैलेंस केजीज वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ग्राम्स होते हैं, कितना इसका वो है, मास है। और इस तरफ वाली जो रीडिंग होती है, इस तरफ वाला जो स्केल होता है, ये होता है न्यूटन्स का, ये होता है न्यूटन्स में, न्यूटन्स में मतलब कि कितना ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, एक उसका है, क्या कहते हैं, 100 ग्राम का है, मान ले 100 ग्राम का मतलब 0.1 केजी, 0.1 केजी। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है 0.1 केजी का, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, माने 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 अगर मेरे पास 0.1 केजी यानी 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर मेरे पास फोर्स कितना लगेगा, धरती मैया कितने फोर्स से उसको खींचेंगी, उसको खींचेंगी हमारी धरती मैया 1 न्यूटन के फोर्स से। और अगर मैं बोल दूं इसको 10 टाइम्स कर दूं, 0.1 को 10 टाइम्स कर दूं, ये 1 केजी हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम को मैं किससे कितना फोर्स लगेगा, इस पर अगर 0.1 पे 1 न्यूटन लग रहा है,
इसको अगर 10 टाइम्स कर दिया तो इसको भी 10 टाइम्स कर दे, इसके ऊपर लग जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स। 10 न्यूटन का फोर्स। ये देख यहां पर तेरे को अगर दिख रहा हो आराम से कि हमारे पास ये 1000 ग्राम है, यानी कि 1 किलो है, 1 किलो है, 1 केजी है, इसके ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। कितना फोर्स? 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्प्रिंग हमारे पास क्या है, जितना ज्यादा खींचेगी, हमने एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया, नोट कैसे करेंगे इसकी रीडिंग, हमने एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया, यहां से हुक से लटका दिया है। अब वो ऑब्जेक्ट जितना नीचे जाएगा उतनी ज्यादा जो ये हुक ये होगा अपने पास स्केल होगा, ये लाल रंग का दिख रहा है तुमको, ये लाल छड़ी, ये लाल छड़ी जितनी ज्यादा नीचे जाएगी और जिस रीडिंग पर आकर के, जिस स्केल की रीडिंग पर आकर के ये रुकेगी, वो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये इसका मास इतना है और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लग रहा है। तो इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस को यूज किया जाता है मास आइडेंटिफाई करने के लिए, बट मेजरली वेट आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर धरती कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, बूझे, चमका, आजा। तो स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या क्या होता है, एक स्प्रिंग होती है जो कि हमारे पास एक एंड पर फिक्स्ड होती है, एक जगह पर फिक्स्ड है। यहां पर हमारी स्प्रिंग फिक्स्ड है, लेकिन नीचे वाली ये वाला जो उसका दूसरा एंड है ये फिक्स नहीं है, ये अपने पास खिंचता चला जाएगा, जितना नीचे जो लटकाया हुआ ऑब्जेक्ट होगा उसको खींचेगा, जितना खींचेगा उतनी ज्यादा स्प्रिंग इस एंड से खिंच जाएगी, लेकिन एक जगह से क्या होगी, एक जगह से फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो अ हुक होता है, इसके अंदर एक हुक होता है जो सस्पेंडेड होता है, जिससे अपन ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट को लटकाते हैं। ग्रेजुएटेड स्केल का मतलब ये मत समझना कि स्केल के पास डिग्री है, इसने बीटेक कर ली, ग्रेजुएशन हो गई इसकी, नहीं। ग्रेजुएटेड मतलब हमने एक स्केल बनाया है प्रॉपरली, रीडिंग्स के साथ मेजरमेंट वगैरह करके हमने एक ग्रेजुअली इसको स्केल को बनाया है इसके ऊपर, इसका मतलब होता है ग्रेजुएटेड स्केल। अ ग्रेजुएटेड स्केल मार्क्ड इन न्यूटन्स में मार्क्ड है, यानी कि हमको क्या बताएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा, वेट बताएगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड होता है तो स्प्रिंग खिंच जाती है, और जहां तक स्प्रिंग खिंचती है, लाल छड़ी जहां तक जाती है, वो अपने पास क्या होता है, उसका वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ेंगे, रेंज ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास की रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक का होता है, कितने से कितने तक का होता है, ये बात अगर मैं करूं, सो एवरी स्प्रिंग बैलेंस हैज अ मैक्सिमम मेजरिंग कैपेसिटी। हर किसी की अलग अलग हमारे पास मेजरिंग कैपेसिटी होती है। अ स्प्रिंग बैलेंस मार्क्ड अप टू 10 न्यूटन, एक स्प्रिंग बैलेंस जो कि 10 न्यूटन तक मार्क्ड है, जैसा पीछे हमको दे रखा है, ये 10 न्यूटन तक है ना, 10 न्यूटन तक एक अगर स्प्रिंग बैलेंस मार्क्ड है, तो ये अपने पास क्या है, उसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर 10 न्यूटन है। वो 0 न्यूटन का भी फोर्स मेजर कर सकता है, 10 न्यूटन का भी फोर्स मेजर कर सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम इट। वो डिपेंड करेगा कि हमने कितने वेट का ऑब्जेक्ट, कितने मास का ऑब्जेक्ट उससे सस्पेंड कर रखा है, उससे लटका रखा है स्प्रिंग बैलेंस के हुक से। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है, इसके बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहानी है 11th क्लास की, ये मैं लगा के तो आया था, बट रहने देते हैं, बच्चे तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो इसको अपन रहने देंगे यहां पर। बेसिकली लीस्ट काउंट क्या होता है कि हम मिनिमम कितना गिन सकते हैं। लीस्ट मतलब मिनिमम, काउंट मतलब गिनती, मिनिमम गिनती, कि मैं मिनिमम उसके अंदर कितनी रीडिंग देख सकता हूं। देख मेरे पास यहां पर क्या फिगर, अगर मैं देखो दिखाऊं, थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं, फॉर्मूला तक नहीं जाएंगे। यहां पर देख मेरे पास ये है 0 से लेकर के 10 तक, और 0 से लेकर 1 के बीच में क्या है, 1 2 3 4 5 रीडिंग्स और हैं छोटी छोटी सी। तो 1 डिवाइडेड बाय 5, 0 से 1 का मतलब क्या है, 1 रीडिंग है ना, उस 1 रीडिंग के अंदर भी 5 रीडिंग है, तो 1/5 अगर मैं करूंगा मतलब क्या हुआ, 0.2। तो यहां पर इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ, 0.2। ठीक है, कि 1 रीडिंग में भी बटे 5 है, 1 को भी 5 से डिवाइड कर दो तो 0.2 न्यूटन में मिनिमम मेजर कर सकता हूं इससे। तो उसका लीस्ट काउंट क्या हुआ, मिनिमम गिनती क्या हुई इसकी, कि 0.2 में मिनिमम गिन सकता हूं, तो ये हो गया इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, इसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं, अच्छा है समझ में नहीं आई, कंफ्यूज मत होइए बस। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। इस सारे पार्ट को मैं चाहूंगा हटाना यहां से। वाह यार, तो मजा आ रहा है भाई, ये तो मस्त है, ऐसा लग रहा है पुताई कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा ये मैं, है पेंटर बन जाता हूँ, सोच रहा हूँ। घरों की पुताई भी हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा खैर। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या हुआ, ये कहानी हो गई। ओके जी, ये कहानी थी अपने पास स्प्रिंग बैलेंस की। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, एसआई यूनिट क्या होता है, वेट का हमारे पास, वजन का एसआई यूनिट क्या होता है, वजन हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। व्हाट इट इज, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोल सकता मैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स होता है वो भी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है,
तो ये चीज, लेकिन मैं ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली नहीं बोल सकता, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by gravitational force exerted by the earth on an object, है ना, एक ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसको अपनी तरफ पुल करती है, दैट इज द वेट। तो ये अपने पास फोर्स है बेसिकली, तो न्यूटन होगा इसका यूनिट, न्यूटन। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? हमने अभी तक कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात करी है? स्प्रिंग बैलेंस, वेट, है ना, तो स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, बहुत अच्छे। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को जो स्ट्रेच करते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट, क्या चीज पर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट की क्या क्वांटिटी पर यह चीज डिपेंड करेगी कि स्प्रिंग कितनी खींची। सर ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा उसको खींचेगा, यानी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा नीचे गिरेगा। हाँ एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा, वेट, कलर, शेप या वॉल्यूम, भारी वजन, भारी चीज क्या बताती है हमको? वेट बताती है, शेप बताती है, कलर बताती है, वॉल्यूम बताती है। होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दे एक बार। ठीक है, ओके। तो मास और वेट की अगर मैं बात करूं, सारी बातें मैं तुमको मास और वेट की ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार और जान लेते हैं थोड़ा सा। मास हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना ज्यादा मैटर भरा हुआ है, कितना ज्यादा माल भरा हुआ है। ठीक है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। यूनिट क्या है? किलोग्राम इसका यूनिट होता है। मेजर्ड यूजिंग अ बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। बीम बैलेंस यानी तराजू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यानी कि वेइंग मशीन, जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होती है, गोल वाली, चौकोर वाली। वेइंग मशीन अलग अलग तरीके की होती है शेप्स की, है ना। तो डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तू धरती पर रह, तू हमारे पास चांद पर चले जा, तेरे अंदर जो मैटर प्रेजेंट है, तेरी बॉडी के अंदर, तेरे तन बदन में जो माल भरा हुआ है, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज कैसे होगा? कि भाई तूने ज्यादा खाना खा लिया, तेरे अंदर और ज्यादा माल भर गया, तू पॉटी करके आया, तेरा माल वापस गायब, है ना। तो वो हमारे पास क्या होता है? तेरे अंदर माल कितना भरा हुआ है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। मास किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। मास हमारे पास जगह टू जगह, चाहे तू आज धरती पर है, तू चांद पर चले जा, तू जुपिटर पर चले जा, बेटा तू थैनोस के ग्रह पे चले जा, तू जादू से मिलने चले जा उसके ग्रह पे, ओम ओम आम आम, है ना, जादू, है ना, तो जादू हो जाएगा तेरे साथ, मगर तेरा जो मास है वो चेंज नहीं होगा। तो मास रिमेन्स कांस्टेंट हमेशा, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं, वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। इसको हम मेजर किससे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। अब देख, मेरे पास ग्रेविटी हर प्लैनेट की अलग होती है, स्पेस में ग्रेविटी होती ही नहीं है। स्पेस में लोग उड़ रहे हैं, है ना, स्पेस में जो हमारे पास होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो उड़ रहे होते हैं क्योंकि वहां ग्रेविटी है ही नहीं। धरती पर ग्रेविटी है तो हमारा वेट कुछ ना कुछ है। चांद पर ग्रेविटी धरती के 1/6 है। मतलब धरती पर अगर ग्रेविटी में एक मोमेंट के लिए मान लूं, कुछ भी नंबर मान रहा हूं, ये होती नहीं है, कुछ भी नंबर मान रहा हूं, ग्रेविटी अगर धरती पर 60 है, 60, तो चांद पर क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। उसकी 1/6 हो जाती है, 1/6। ठीक है, ये हो जाती है अपने पास। तो बेसिकली क्या है? कम हो जाती है। तो ग्रेविटी कम है तो वहां पर वेट भी कम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, है ना। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो वेट है हमारे पास, वेट वेट वेट, बेटा मैं रुकने के लिए, इंतजार करने के लिए नहीं बोल रहा सर, वेट तो मैं भी उसका बहुत सालों से कर रहा हूं। अरे वो वेट नहीं, दैट इज WAIT, मैं WEIGHT इसकी बात कर रहा हूं। तो वेट जो होता है हमारे पास, वो जगह टू जगह, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, कि उस प्लैनेट पे जो ग्रेविटी का फिनोमेना है वो कितना है, कैसा है, क्या हाल है उस प्लैनेट का। ठीक है, तो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ग्रेविटी चेंजेस। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, मतलब जानोगे इस बारे में तुम आगे जाके। हमारे पास धरती पर भी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग ग्रेविटी होती है। बहुत मजे की बात है, बस ये है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, हमें बहुत ज्यादा उसका फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन होती है। धरती पर भी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग ग्रेविटी होती है। तो माउंट एवरेस्ट पर चले जाएगा, तेरी ग्रेविटी थोड़ी अलग हो जाएगी, तेरे को ज्यादा वेट फील होने लगेगा, कम वेट फील होने लगेगा, मतलब अलग अलग होता है। ज्यादा उसके बारे में बताऊंगा नहीं। धरती के अंदर तू डिग कर जा, अंदर चले जा, गड्ढे के अंदर बहुत ज्यादा, तो तेरे को अलग ग्रेविटी फील होगी। धरती पे इक्वेटर पॉइंट पर हो जा, पोल्स पॉइंट पर चले जा, तेरे पास अलग ग्रेविटी फील होगी, है ना। तो ये होता है, मजे की बात है। फैक्ट बताया एक छोटा सा तुमको, नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज, है ना। तो मास और वेट के बीच का डिफरेंस यहां पर अपने पास ये है, ये तुम्हारी नोट के अंदर होना चाहिए और ये पेपर के अंदर आएगा, लिख के ले ले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, स्टार मार्कर भी बना दिया इसको, ले भाई, इससे ज्यादा क्या लेगा तू।
ये तेरे नोट्स में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, 2 से 4 मार्क्स के बीच में ये वेरी कर सकता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, मार्क्स स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग प्लैनेट्स पे यहां पर हमारा वेट कितना होगा 1 किलो के ऑब्जेक्ट का। 1 किलो का ऑब्जेक्ट हमने स्प्रिंग बैलेंस में देखा था, 1000 ग्राम जब वो पहुंचा उसके बगल में क्या लिखा था, उसके बगल में लिखा था 10 न्यूटन। यानी कि 1 किलो का ऑब्जेक्ट धरती पर क्या है, 10 न्यूटन का मेजर होता है, 10 न्यूटन होता है उसका वेट। ठीक है, 1 किलो का ऑब्जेक्ट जो है। मून के ऊपर क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। मून के ऊपर क्या होगा, 1.6 हो जाएगा, 1.6 न्यूटन। मार्स के ऊपर क्या होगा, 3.8 न्यूटन हो जाएगा। वीनस पर क्या होगा, 9 न्यूटन हो जाएगा। जुपिटर पर क्या होगा, 25.4 न्यूटन। हाँ, मतलब अगर तू धरती पर नॉर्मली चल रहा है, तू नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, तो मून पर जाएगा तो उड़ने लगेगा, क्योंकि मून पर तू बहुत वेटलेसनेस फील करेगा, ग्रेविटी कम है। मार्स पर और कम है। वीनस पर लगभग सिमिलर सी है, लगभग सिमिलर सी है, 10 9 सिमिलर। लेकिन जुपिटर पर ना तेरे को पैर उठाने में ही दिक्कत होगी, क्योंकि जुपिटर इतना ज्यादा वेट लगा रही है, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जुपिटर का, जो हमारे पास प्लेनेट है उसका जो सरफेस है, इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि भाई तेरे को पैर उठाने में ही दिक्कत होगी, वो तेरे को खींचना चाहेगा बस अपनी तरफ, तेरे लिए चलने में बहुत दिक्कत होगी, तेरे को बहुत मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है अपने पास। अब जो अपने पास मून की यहां पर कोई बात लिखी है क्या, आगे लिखी होगी शायद, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं। मून के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, धरती की 1/6 होती है ना। जैसे यहां पर अगर मैं 1/6 कर दूं, मतलब 1/6 करूं इसको 10 को, है ना, तो ये मेरे पास क्या आएगा, जैसे धरती पर अगर 10 है, 10 न्यूटन का फोर्स है, तो मून पर 1/6 हो गया उसका, तो ये लगभग क्या आ जाएगा, इसकी डिवीजन कर दो, 1.6 के आसपास ही आएगा, 1.6666 टाइप्स, है ना, 1.6 न्यूटन आ जाएगा। तो धरती पर जितनी ग्रेविटी है, the gravity on moon is 1/6 of that on earth। अर्थ पर जितनी है उसकी 1/6 हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। Why does some objects float? अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास फ्लोट क्यों करते हैं, पानी के ऊपर या लिक्विड के ऊपर तैरते क्यों हैं? सिर्फ लिक्विड का केस नहीं होता, हवा में भी होता है, लेकिन अभी लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या है, नीचे क्या लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका वेट लग रहा है, हमेशा की तरह नीचे तो वेट ही लगता है ना। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, लिक्विड उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जो कि क्या है, उसका अपथ्रस्ट है, बायंट फोर्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायंट फोर्स इसको बोला जाता है। इस फिनोमिन, जैसे ग्रेविटी अपने पास फिनोमिना है, वो जो फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ही हमारे पास क्या है, बायंसी एक फिनोमिना है, बायंसी है ना, बायंसी। और ये जो फोर्स लगा रही है उसको बोलेंगे बायंट फोर्स। बायंट फोर्स का पर्यायवाची हमारे पास होता है अपथ्रस्ट। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इसीलिए करते हैं क्योंकि ग्रेविटी उनको क्या करती है, नीचे पुल करती है, नीचे की तरफ, है ना। और जो वाटर होता है, वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स, वाटर या लिक्विड और एनी लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड भी हो सकता है ना, वाटर या कोई सा भी लिक्विड उनके ऊपर क्या करेगा, अपवर्ड एक फोर्स लगाएगा, एंड जो भी ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर हमने रखे हैं उसके ऊपर। ठीक है, दिस अपवर्ड फोर्स, अब ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इट इज कॉल्ड द बायंट फोर्स, या फिर अपथ्रस्ट भी इसको बोला जा सकता है। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों पॉइंट तेरे को लिख के आने हैं, और साथ में वाटर के साथ साथ ब्रैकेट में और एनी लिक्विड जरूर लिख दियो, क्योंकि सारे लिक्विड्स लगाते हैं बायंट फोर्स। ठीक है, ये चीज है अपने पास। अब अपने पास डिपेंड कैसे करेगा, भारी ऑब्जेक्ट जो होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भारी है, मतलब समझ ले बहुत भारी ऑब्जेक्ट जो होगा वो नीचे गिर जाएगा, नीचे चले जाएगा वाटर के सरफेस तक, और जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो भारी नहीं है। ओके, अभी के लिए मैं भारी बता रहा हूं, लेकिन बेसिकली भारी नहीं होता ये फंडा होता है डेंसिटी का। डेंसिटी की बात अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है उसके बारे में ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बायंट फोर्स हमारे पास क्या है, अपथ्रस्ट है, अपवर्ड फोर्स है, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। चिंदी बातचीत कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट, एक ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, अगर बायंट फोर्स, देख बड़ी आसानी बात है, अगर बायंट फोर्स जो कि ऊपर लग रहा है पानी के द्वारा, वो वेट के इक्वल हो गया, वो वेट के इक्वल हो गया। मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस ऑब्जेक्ट पर नीचे लग रहा है इसका वेट, और पानी इसके ऊपर लगा रहा है बायंट फोर्स F, और छोटा सा नीचे B, यानी कि बायंट फोर्स, अपथ्रस्ट। तो ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए, इक्वलाइज हो गए, तो नीचे भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है। ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट बीच में लटका रह जाएगा। क्यों लटका रह जाएगा, अरे भाई इक्वलाइज हो गए ना फोर्स,
फोर्स इक्वलाइज हो गए, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो होगा बीच में लटका रह जाएगा अपना, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास बायएंट फोर्स जब वेट के इक्वल होता है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास फ्लोट कर जाता है। ऑब्जेक्ट डूबता कब है? सिंक माने डूबना, डूबना, डूबे, तो डूबता कब है भैया? डुबाने का काम किसका होता है? नीचे कौन लेके जा रहा है? वेट लेके जा रहा है। तो वेट अगर ज्यादा होगा, हम ज्यादा खाएंगे, हमारा मास ज्यादा हो जाएगा, हरिओम डकार आएगी, बहुत मजा आएगा, तो हमारा वेट भी बढ़ जाएगा। हम पानी के अंदर कूदेंगे, सीधा पानी के तल तक पहुंच जाएंगे, सीधा उसके नीचे सरफेस तक पहुंच जाएंगे, डेप्थ तक पहुंच जाएंगे, गहराई तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वेट अगर बायएंट फोर्स से ज्यादा है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डूब जाएगा, जब वेट हमारा बायएंट फोर्स से ज्यादा होगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग हमारे पास और किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लिक्विड, लिक्विड और ऑब्जेक्ट दोनों की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब देखो आर्किमिडीज भाई साहब थे, उन्होंने इस बारे में बात करी थी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम डुबोएंगे पानी के अंदर, है ना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना अपथ्रस्ट लग रहा होगा, जितना अपथ्रस्ट लग रहा होगा, जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स किसके इक्वल होगा? जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया। मतबल 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 मतबल, अरे रुक तो जा, सबर तो कर ले काके। हमारे पास ये रहा लिक्विड, ये रहा लिक्विड, मैंने इसके अंदर क्या किया? मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डुबा दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने, ये ऑब्जेक्ट कितना अंदर इमर्स्ड है? इस ऑब्जेक्ट का ये वाला जो पार्ट है कितना इमर्स्ड है? तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने इतने पानी की जगह ले ली, इतने पानी की जगह ले ली। तो इतने पानी की जिसकी इसने जगह ली, इतने पानी की जितनी इसने जगह ली, जिसकी इसने जगह ली, उतने पानी का जो वजन होगा, वो वजन, उस पानी का जो वजन होगा वो हमारे पास अपथ्रस्ट के इक्वल होगा, ठीक है। सो द वेट ऑफ दिस वाटर, वेट ऑफ दिस मच लिक्विड is equal to the buoyant force applied on the object by the liquid। यानी कि लिक्विड एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना बायएंट फोर्स ऊपर लगा रहा है, वो बायएंट फोर्स किसके इक्वल है? वो बायएंट फोर्स हमारे पास इक्वल है कि कितना पानी का वजन है, जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, उस पानी का जितना वजन होगा उतना ही बायएंट फोर्स होगा। ये एक एक्स्ट्रा बातचीत है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम जाकर के 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ते हो तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे। एक्स्ट्रा बातचीत है, तुम्हें पढ़नी हो तो तुम जान सकते हो। यही चीज यहां पर किताबी भाषा में लिखी है, जो मैंने वहां पर लिखी है, जो मैंने तुम्हें समझाई, ठीक है जी। और भाई अपने पास एक होती है प्यूमिस रॉक। तुम्हारे बाथरूम में कुछ लोगों के घरों में होगी कि अपने पास एड़ियां साफ करने के लिए एक रॉक होती है अपने पास, बहुत हल्की रॉक होती है, बहुत हल्की है, लगता नहीं हो पत्थर है, देखने में लगेगा इतनी बड़ी है, भारी होगी, लेकिन बहुत हल्की होती है। क्यों होती है? अंदर से परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड यानी छेद होते हैं। क्या होती है? छेदी लाल होती है, छेदी लाल, अंदर से बहुत ज्यादा छेद 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 होते हैं, हल्की होती है, अंदर हवा भरी हुई होती है उन छेदों के, है ना। तो दैट मेक्स दैट रॉक वेरी लाइट इन वेट, है ना, बहुत हल्की होती है, तो पानी के ऊपर क्या करती है? फ्लोट भी कर जाती है। इस रॉक को अपन बोलते हैं प्यूमिस रॉक, प्यूमिस स्टोन। तो प्यूमिस इज अ वॉल्केनिक रॉक, ये वॉल्केनिक रॉक होती है, वॉल्केनो जो अपने पास होते हैं उनसे निकलती है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शन से ही बनती है। इट कंटेन्स मैनी एयर पॉकेट्स, उसके अंदर बहुत ज्यादा हवा भरी हुई होती है, पॉकेट्स होती है उसके अंदर, जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है, मेकिंग इट लेस डेंस, जो कि हमारे पास जिसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, तो इसीलिए जो प्यूमिस स्टोन होता है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, और बाकी की रॉक्स जो होती हैं वो फ्लोट नहीं करती हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहता है, बट वेट चेंजेस विद ग्रेविटी, वेट चेंज करता है। ऑफ कोर्स भाई यही स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट है, पहली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस बायएंट फोर्स? बायएंट फोर्स हमारे पास क्या होता है? फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, नहीं, वो तो वेट होता है, ये तो वेट होता है। अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसको अपन ने इमर्स कर रखा है, डुबा रखा है पानी के अंदर, भर रखा है पानी के अंदर, उसके ऊपर जो लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो बायएंट फोर्स होता है, ये कह रखा है, ठीक है। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, वो तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन आयरन, मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो तो ये भी नहीं है। दिस इज द बायएंट फोर्स, यही हमारे पास क्या होगा? बायएंट फोर्स होगा। ऑब्जेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर, एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? होमवर्क क्वेश्चन बता दियो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका।
अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज भाई साहब के अकॉर्डिंग जो बायएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, जितना ऑब्जेक्ट हमने पानी में डिस्प्लेस कर रखा है, पानी में डाल रखा है, लिक्विड में डाल रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट ने, इमर्स्ड पार्ट ने, उस ऑब्जेक्ट के डूबे हुए पार्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड का जो वेट होगा वो अपने पास बायएंट फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, सो द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द बायएंट फोर्स। ऑप्शन सी। प्यूमिस रॉक फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट, होमवर्क क्वेश्चन, बता भाई, इजी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में डाल दियो इसका आंसर, और इसी के साथ हमारा होता है चैप्टर समाप्त। ठीक है, बड़ा लेक्चर लगना चाहिए, और खुद को चैलेंज कर कि ऐसे अगर आगे इससे बड़े लेक्चर्स भी आते हैं, इससे बड़ा भी चैप्टर आता है, तो तू उनको अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ देखेगा, क्योंकि बेटा बड़े लेक्चर से ना डरा मत करो, बड़े लेक्चर से डरेगा अगर तो बेटा फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा, आगे जाकर के तेरे को और लंबी लंबी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, है ना। बड़े लेक्चर्स के फायदे क्या होते हैं, वो पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, पूरा कंसेप्ट कवर्ड होता है एक ही लेक्चर के अंदर, है ना। अब यहां पर मैंने एक एक पॉइंट तेरा कवर किया है इस चैप्टर का, इनफैक्ट तेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी, जो कि तेरे को आगे जाकर के फर्दर ईयर्स में, फर्दर क्लासेस में तेरे को आगे जाकर के काम आएंगी। ठीक है, तो भाई मेरे को तो बड़ा मजा आया बल्ला घुमाने में, प्रियांशु सर और आदि सर के बारे में बातें करने में बहुत मजा आया। ठीक है भाई, मुझे तो बहुत मजा आया भाई, अगर तुम्हें भी मजा आया, चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में हरे दिल छाप देना, हरे दिलों की बौछार कर देना। और भाई अगर तेरे को ये समझ में आया है, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता दियो। नोट्स कंप्लीट कर लियो, पेपर के टाइम पर जब तू रिवाइज करे सारा का सारा मामला तेरे को वापस याद आ जाए। ठीक है, टाइम से नोट्स कंप्लीट कर लेना, और अगर मजा आया तो इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करना, ताकि तुम्हारा भला हो गया तो उनका भी भला हो जाए। भगवान सबका भला करे, मगर शुरुआत मारत करे। ठीक है भाई, चलो जी, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। फिर से मिलेंगे तुम्हारे देवू भैया तुमको एक नए चैप्टर के वन शॉट के साथ, बड़ी मौज आएगी, फिर से मौज काटेंगे। आज के लिए करते हैं यहीं पर समाप्त। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय 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 बाय, लव यू ऑल।